लेक्चर नंबर 65। ये लिख लें भाई साथ वाले के रजिस्टर पे। अब आप ये 2-2.5 महीने रह गए हैं, लोगों से डिसकनेक्ट हो जाएं रिकनेक्ट होने के लिए, और ये मोबाइल पे स्टेटस लगा दें अपने, जल्दी करें, 1 सेकंड है, फिर हम बच्चों का वेट कर रहे हैं। तस्वीर खींच के मोबाइल पे स्टेटस लगाएं, या फिर अपने रजिस्टर पे लिख के तस्वीर खींच के मोबाइल पे स्टेटस लगाएं। आखिरी लाइन लिखे इससे लोगों को हौसला भी हो जाएगा कि ये वापस आएगा इंशाल्लाह। इट्स वेरी 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 लेस टाइम, बिल्कुल टाइम खत्म हो चुका है। आप ये समझ लें कि कल पेपर है, अब वो वक्त आ गया। एंड आई एम डैम सीरियस, मेरा और आपका मजाक नहीं है, सॉरी मेरा और आपका है, आपका और मेरा मजाक नहीं है कोई। तो इसलिए प्लीज फौरन लगा दो, या फिर ये अगर डलवाना है तो ये भी डलवा दो बीच में। ओके लेट्स स्टार्ट नाउ। जिन्होंने आना था वो आ गए, जो सोता है वो खोता है, मिस करता है चीजें। आई मीन व्हाट डू यू मीन? ओके ठीक है जी। पेज नंबर 304, क्वेश्चन नंबर 5। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम और लॉस अंडर करेक्ट हेड ऑफ इनकम। टैक्सेबल इनकम निकालें अंडर करेक्ट हेड ऑफ इनकम फॉर टैक्स ईयर 2008 इन द फॉलोइंग केसेस। रईस की बीवी जुदा हो गई है अपने शोहर से, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ड्यू टू सर्टेन डिसएग्रीमेंट्स। क्योंकि वो कहती थी मैंने नाश्ता बनाना है, शोहर कहता था मैंने नाश्ता ये वाला करना है, वो कहती थी वो वाला, बस पे लड़ाई हो गई। अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, उन्होंने कहा ठीक है फिर तू जा जहां लिखा होता है सुबह का नाश्ता वहीं से जाके कर। अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट हर स्पाउस प्रोवाइडेड हर अ हाउस, उसके शोहर ने उसको एक घर दिया। एंड पेड अ कैश ऑफ 1.5 लाख एज सपोर्ट पेमेंट, और जब तक तू जिंदा है मेरी रानी, मेरी पुरानी रानी, जब तक तू जिंदा है तब तक 1.5 लाख रुपया तेरे पास हर महीने पहुंच जाया करेगा। फेयर मार्केट रेंट ऑफ हाउस इज 50,000 पर मंथ, घर का फेयर मार्केट किराया 50,000 पर मंथ है। अच्छा भी ये घर किसकी तरफ से मिला है इसको? घर शौहर की तरफ से। और ये हर महीने पैसे किसकी तरफ से मिल रहे हैं? ये दोनों बेनिफिट माफ है। हाँ अगर घर वो किराए पे दे दे तो फिर वो उसका घर है बीवी का, फिर उसका किराया रेंटल इनकम में ऐड होगा, क्योंकि वो किराया शोहर की तरफ से नहीं मिल रहा, वो तो किराएदार की तरफ से मिल रहा है। अभी मुझे बताएं ये घर का किराया किसी से मिल रहा है या तंग करने के लिए घर के किराए की फेयर मार्केट वैल्यू दी है? ये तो तंग करने के लिए दी है, घर के किराए की फेयर मार्केट वैल्यू दी है इसने, इसे तंग करने के लिए दी है ऐसे। हाँ अगर ये लिखा होता द हाउस इज रेंटेड एट अ मंथली रेंटल ऑफ 50,000 पर मंथ, फिर ये पैसे शोहर की तरफ से आ रहे होते या किराएदार की तरफ से आ रहे होते? अभी शोहर ने जाते हुए उसको घर दिया है और 1.5 लाख दिया है, और एग्जामिनर ने तंग करने के लिए घर की फेयर मार्केट वैल्यू दे देनी चाहिए थी, वो भी दे सकता था ना। घर जो है वो 10 लाख रुपए का है, घर की फेयर मार्केट वैल्यू के बजाय घर का किराया दे दिया। लेकिन ये घर का किराया इसको आ रहा है या घर में रह रही है? रह रही है। रह ना भी रही हो अगर शोहर की तरफ से मिला है तो बस ये बात इनफ है कि ये बेनिफिट एग्जाम्प्ट है। तो दोनों बेनिफिट्स एग्जाम्प्ट हैं क्योंकि किसकी तरफ से मिले हैं? हाँ अगर खुद बाद में घर को किराए पे दे दे फिर वो टैक्सेबल। तो सुबह सुबह ही रईस की बीवी को आपने, अच्छा जी वो कह रहा है घर दिलवा दिया, मैं कह रहा हूं तलाक दो। बड़ा मसला मैं डिस्कस कर रहा हूं तो छोटे छोटे मसले, घर मिल गया उसे, हद होगी यार, हर महीने 1.5 लाख मिला करेगा, वो इसी पे खुश हो रहा है। पे 300 शोर चला गया वो नहीं दुख हो रहा तुझे। सेक्शन 44A एग्जेम्पशन अंडर, जी बिल्कुल मैं पढ़ा रहा हूं। एग्जेम्पशन अंडर, ना छेड़ा करो ना, कभी कभी नहीं दिल चाहता छिड़वाने को। एग्जेम्पशन अंडर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होगी? हम बाहर जाके, ये ऐसे देख रहे हैं जैसे पेज नंबर मैंने बोला नहीं, 300, हम बाहर जाके इन्वेस्ट करेंगे या
कोई आके यहां इन्वेस्ट करेगा। अच्छा, यहां डिस्कस हो रहा है कोई यहां आके कर रहा है इन्वेस्टमेंट, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर वाले के लिए जो इधर आया है वो, तो उसको क्या कहेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो लिखें समवन इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, तो वो क्या कहेगा उसे, भाई पाकिस्तान भी तो फॉरेन कंट्री है ना दूसरों की नजर में। आपके दिन में फॉरेन का पता नहीं मतलब क्या, मुझे तो समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो समवन इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। अच्छा जी, एक कानून बना हुआ है पाकिस्तान में, उसका नाम है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट। प्रमोट करना और उसे प्रोटेक्ट करना। द फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड, ये लॉ बना था 2022 में, अभी साल 2 पहले बने, विद अ व्यू टू इनकरेज एंड प्रोटेक्ट द लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान। ये मैं आपको बता रहा था, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही हैं, तो बाहर वाले लोग इसको क्या कह रहे होंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। यानी वो लोग इधर आके कंपनीज बनाएं, कुछ भी करें, हम उनको इनकरेज करेंगे, क्योंकि वो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना हमारे मुल्क में, फिर लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। तो द फेडरल गवर्नमेंट कैन नोटिफाई एज क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट वो करेंगे उसका नाम क्या होगा, क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट। एक लफ्ज हमने क्या ऐड किया डिक्शनरी में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसको प्रमोट भी करना है और इसको प्रोटेक्ट भी करना है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब हो जाएगी तो उसका नाम क्या पड़ेगा, क्वालिफाइड। यानी अब ये इन्वेस्टमेंट क्वालिफाई कर रही है कि इसको एग्जेम्पशंस दे दें, इसको रिलैक्स करें, एग्जेम्पशंस का चैप्टर चल रहा ना। फेडरल गवर्नमेंट कैन नोटिफाई एज क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट एनी इन्वेस्टमेंट, एनी सेक्टर, एनी इंडस्ट्री, एनी प्रोजेक्ट। प्रेजेंटली इस वक्त कहते हैं, मैं आपको एक दो मिसालें देता हूं। असल में ये जो सेक्शन 44 है ना, वो यहां से शुरू होना है, उसके ऊपर तमहीद बांध रहा है। प्रेजेंटली द रिकोडिक प्रोजेक्ट इन द प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान, ये कोई माइनिंग वगैरह की चीजें होती हैं, इंक्लूडिंग द रिकोडिक माइनिंग कंपनी एंड इट्स जानने वाली कंपनीज हैव बीन अल्हम्दुलिल्लाह लिस्टेड इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ FIPPA। अल्लाह का शुक्र, FIPPA आपके सिलेबस में नहीं है। FIPPA तो पूरा कानून बना हुआ है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है और प्रमोट करना है। तो कहते हैं FIPPA कानून में जाके देख लो, इस वक्त रिकोडिक प्रोजेक्ट जो माइनिंग का काम कर रहा है पाकिस्तान में, ये वहां लिस्ट डाउन हो चुका है। फर्स्ट शेड्यूल हमारे लॉ में नहीं, हमारे लॉ का फर्स्ट शेड्यूल तो टैक्स रेट्स हैं, तो फलां लॉ के फर्स्ट शेड्यूल में इसका नाम आपको मिलेगा एज क्वालिफाइड। तो ये क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट की एग्जाम्पल है। अच्छा, अब एक तीसरा लफ्ज वो इंट्रोड्यूस करने लगे, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव। अब इनको इन्वेस्टमेंट पे आपने इंसेंटिव क्या देना है। द FIPPA defines the term investment incentive to include exemptions from and reductions or concessions in rates of any federal, provincial or local duties. FIPPA defines the term incentive, investment incentive. Investment incentive में क्या incentives होंगे? It include exemptions, या तो आपको इनकम्स माफ होंगी, या रिडक्शंस और कंसेशंस होंगी, यानी टैक्स माफ होगा। इन द रेट्स पहली चीज होगी इनकम ही माफ होगी, दूसरी चीज होगी रेट आपका रिड्यूस हो जाएगा, या रेट में आपके कंसेशन मिल जाएगी। किसके रेट में मेरे भाई, ऑफ एनी फेडरल, प्रोविंशियल, लोकल ड्यूटीज, चार्जेस, टैक्सेस, लेवीज, फीस, सेसेस एज मे बी म्यूचुअली एग्रीड। इन सारी चीजों में आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी, या इनके रेट कम हो जाएंगे या कंसेशन मिल जाएगी। एज म्यूचुअली एग्रीड बिटवीन इन एन इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, किस किस के दरमियान होगा, बिटवीन इन्वेस्टर जो बाहर के मुल्क से आ रहा है एंड कंसर्न्ड गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इन्वेस्टर जो कि एक फॉरेनर है। तो फॉरेनर और पाकिस्तान, पता नहीं लिखते हैं आप लोग या नहीं, ऐसे बरकत के लिए क्लास लेने आते हैं। तो फॉरेनर और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के दरमियान एक मुआहिदा होगा जिसमें उसकी इनकम्स को
अच्छा, बेनिफिट्स क्या क्या मिलने हैं माय डियर? इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव विल इंक्लूड एग्जेम्पशन एंड रिडक्शन इन रेट्स ऑफ ब्ला 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 ब्ला। एग्रीमेंट किनके दरमियान होगा? इन्वेस्टर एंड कंसर्न गवर्नमेंट। कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, ये जो एग्जेम्पशंस और टैक्स कंसेशंस है ना, ये हमने ना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डाल दिए इस सेक्शन में। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल कंसेशंस आर नाउ इनकॉर्पोरेटेड इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एज सेक्शन 44A। ये मैंने यहाँ डाल दिए। चलें जी, अब क्या इंसेंटिव्स हैं वो जरा पढ़ते हैं। नाउ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्टेड और सब्जेक्ट टू टैक्स एट द रेट एंड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सेकेंड एंड थर्ड शेड्यूल ऑफ FIPPA। ये जो नीचे वाली चीजें हैं या तो इन्हें माफ कर दिया गया है या सब्जेक्ट टू टैक्स एट द रेट, उस रेट पर इन पे टैक्स लगेगा, प्रोबेबली रिड्यूस रेट होगा ना। ये जो बात मैं लिखवाता हूं समझाने के लिए लिखवाता हूं, पेपर में नहीं लिखनी होती। द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्टेड, क्या मतलब है इसका? या तो इनको माफ कर दिया जाएगा और सब्जेक्ट टू टैक्स एट द रेट एंड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द सेकेंड एंड थर्ड शेड्यूल। कल कितने लोगों ने वो वॉइस नोट सुना था, उसको फायदा हुआ था वॉइस नोट सुनने से, जो 7-8 एग्जाम्पशंस को इकट्ठे बताया था? ठीक है, कितने लोग ज़बानी बता सकते हैं वो 7-8 एग्जाम्पशन में से? मैं कोई भी पूछ लूँ, हाथ खड़ा करें। उर्दू में चलें, उर्दू में कौन बता सकता है कि बाहर के गवर्नमेंट का ऑफिशियल आया हुआ है तो उसको 3 चीज़ें क्या पूरी कर दे तो उसको उसकी सैलरी माफ़ हो जाएगी? जी बताएं। अब उन्होंने हाथ खड़े कर दिया पहले, जी बताएं। बाहर के गवर्नमेंट का ऑफिशियल पाकिस्तान में आया तो वो क्या 3 शर्तें पूरी कर दे? नहीं, वो तो दूसरी बात थी, वो मैंने कहा था फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं था। वो जो बाहर के जर्मनी से आया था ना बंदा, वो जर्मनी की गवर्नमेंट का ऑफिशियल नहीं था, वो तो वैसे ही पाकिस्तान में नौकरी करने आया था। मैं पूछ रहा हूं कि फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल, बाहर की गवर्नमेंट का कोई नौकर पाकिस्तान में आया, उसकी सैलरी कब माफ होगी? जी आप बता दो। जी यार ये बोंगिया मार रहे हैं, ऐसे टाइम ज़ाया कर रहे हैं मेरा। लीव इट यार, छोड़ें। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह बता देंगे जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम, प्लीज आई हैव टू मूव नेक्स्ट। तो सीधी सी बात की थी, वो पाकिस्तान के अंदर वही सर्विसेज दे रहा हो जो पाकिस्तान का बंदा बाहर के मुल्क के अंदर सर्विसेज दे रहा है। और फिर मैंने बात की थी कि वो सिटीजन हो बाहर की कंट्री का। सर रेजिडेंट मैंने कहा था, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट वाली बात ही नहीं हुई थी उधर, ऐसे ही मत मरवानी हो कॉन्सेप्ट की तो आपसे हाथ खड़े करवा लिया जाए। और तीसरी बात ये की थी कि हमारी गवर्नमेंट भी उसको पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो बंदा बाहर गया हुआ है तो उसकी वहाँ की गवर्नमेंट भी उसको एग्जेम्पशन दे रही हो। 3 बातें की थी जी। लिमिट यार आपसे नहीं पूछा करूंगा, मैं ऑनलाइन वाला आपसे पूछा करूंगा। क्या फायदा हो रहा है उनको पढ़ाने का? ऐसे ही अपने आप को दिल को तसल्ली दे रहे हैं। बड़ा मैं बोल रहा हूँ फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिसर्स, फिर भी समझ नहीं आ रही, तो नहीं फोकस ही नहीं है स्टडीज पे। अच्छा नेक्स्ट, The following shall be exempted or subject to tax at the rate and in the manner specified in the सीरियस हो जाए in the second and third schedule। ये एग्जेम्पशंस मिलेंगी। एग्जेम्पशंस क्या मिलेंगी? नंबर 1, टैक्सेस ऑन इनकम्स, टैक्सेस, बहरहाल जिससे भी हो गया, इंसान है, गलती हो जाती है, क्या हो गया, दिल पर ना लिया करें, वापस आ जाएं। जिस किसी को ज़रा ज़्यादा लग गई तो फील ना किया करें, लेकिन फील थोड़ा किया भी करें ताकि पढ़ा करें, फील ना करें, बैलेंस अप्रोच मेंटेन करें। टैक्सेस ऑन इनकम्स, इनकम्स माफ होंगी माय डियर, ऊपर से मिला के पढ़े ना, एग्जेम्प्ट हो जाएंगी या रिड्यूस रेट लग जाएगा। इनकम्स माफ होंगी और कैपिटल गेन माफ होगा या रिड्यूस रेट लग जाएगा। एडवांस टैक्सेस माफ होंगे, एडवांस में भी हुकूमत टैक्स काटती है। विद होल्डिंग टैक्सेस माफ होंगे, विद होल्डिंग टैक्सेस, डिविडेंड पे जैसे टैक्स कटता है और सारा विद होल्डिंग तो होता है ना, विद होल्डिंग टैक्स काटना। मिनिमम टैक्सेस माफ होंगे, 1.25% नहीं लगेगा तुम्हारे पे। फाइनल टैक्सेस माफ होंगे, डिविडेंड इनकम्स माफ होंगी अंडर इनकम सर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिफाइड, या ये सिरे से माफ हो जाएंगी या इन पे क्या लग जाएगा, रिड्यूस रेट। हमने कहा बताओ ना कितनी माफ हो रही है और कितने रिड्यूस रेट लग रहे हैं, कहते वो नहीं मैंने बताना, वो फिर आप सेकंड और थर्ड शेड्यूल जाके पढ़ लो FIPPA का, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो जाके पढ़ लो अगर आप देखना चाहते हो क्या माफ है और क्या माफ नहीं है। और रेट डिविडेंड का 15 से हमने 10 किया, 8 किया,
वो कहते हैं वहां जाके देख लो, मैं तो यहाँ नहीं बता रहा। तो एग्जेम्प्ट क्या होगी माय डियर? इनकम्स भी माफ हो सकती हैं, एडवांस टैक्सेस भी माफ हो सकते हैं, विदहोल्डिंग टैक्सेस भी माफ हो सकते हैं, मिनिमम टैक्सेस भी माफ हो सकते हैं, या इन पे रिड्यूस रेट भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। सानू की टेंशन है, ठीक है, याद करना कर जाके। पॉइंट नंबर 2 समझ आई मैंने क्या कहा पंजाबी में? क्या? पॉइंट नंबर 2, पश्तो पीपल पंजाबी सीख गए हैं और पंजाबी पीपल पश्तो नहीं सीख सके, खड़े हो जाए सारे पंजाबी। पॉइंट नंबर 2, अच्छा जी ठीक है। ऑल इन्वेस्टर, वैसे मुझे समझ नहीं आया, ऑल इन्वेस्टर इन चुप रहे ना, ऑल इन्वेस्टर इन शेयर होल्डर्स ऑफ द क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट्स, ऑल इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर्स ऑफ द क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टर और शेयर होल्डर्स नॉर्मली फॉरेनर्स होंगे ना? ऑल इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर, इन्वेस्टर शेयर होल्डर एक ही चीज होती है, मारना नहीं होता क्लास में। ऑल इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर्स ऑफ क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट, उनके जानने वाले कंपनीज स्पेसिफाइड इन सेकंड एंड थर्ड शेड्यूल। ये तो यार हमें पता ही है ना, अभी इसको ब्रैकेट में लो। ऑल इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर्स ऑफ क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट, देयर जानने वाले इन कंपनीज इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी लेंडर्स, और थर्ड पार्टी लेंडर्स भी जिन्होंने उनको लोन दिया है। थर्ड पार्टी का मतलब होता है वो लोग, ये खुद नहीं है, कोई और इनकी पार्टी है बाहर से लोन दिया हुआ है। ऑन अकाउंट ऑफ एनी लोन, जिन्होंने उनको लोन दिया हुआ है उनको भी, जिन्होंने उनको लोन दिया हुआ है उनको भी क्या मिलेगा? एग्जेम्पशंस या टैक्स रेट्स मिल सकते हैं। हो सकता है वैसे लोन देने वालों को इतने ज्यादा बेनिफिट्स तो वो नहीं देगा, लेकिन हल्का फुल्का इनकरेज हो सकता है कर दे कहीं, कि लोन देने वाला अगर कोई बैंक है उसका रेट 29% है, तो कहते हैं यार तेरे लिए रेट इस साल 28% कर देते हैं, जा यार तू फलां को लोन दिया तूने, तो हो सकता है उनको भी रिलैक्स कर दे, उनके लेंडर्स को। टोटली माफ नहीं होंगी चीजें, लेकिन हो सकता है जो इन्वेस्टमेंट खुद कर रहे हैं उनको माफ हो, लेकिन जो उनको लोन देने वाले हैं उनको भी हल्के फुल्के बेनिफिट मिल जाए। हाँ, पाकिस्तान से लो, बाहर से भी ले सकते हैं। नहीं, वो तो उनकी मर्जी है, कोई मसला नहीं। आगे चलें। अच्छा, ये सेक्शंस आपके सिलेबस में नहीं है, इनमें कोई 1-2 का नंबर याद रहेगा, 106, 108, 109 इस तरह लिखाइएगा पेपर में, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोई 1-2 के नंबर याद रहेगा तो काफ़ी है। 106, 108, 109, 106, 108, 109, 106, 108, 109, बस ये अगर इस तरह याद रह गया पेपर में तो ये लिखाइएगा, बाकी ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सेक्शंस आपके सिलेबस में नहीं है। ये सेक्शंस हमारे लॉ में सिखाते हैं एंटी अवॉइडेंस। लोग टैक्स करते थे अवॉइड, तो हुकूमत ने रूल बनाए एंटी अवॉइडेंस। अवॉइड ना किया करो टैक्स, खुदा के लिए दिया करो। इस तरह के कुछ रूल्स हमने वैसे पढ़े भी हैं मिलते जुलते। जब हमने ये कहा था परसों की क्लास में कि शेख रशीद ने गामा को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी और शेख रशीद अवॉइड करना चाह रहा है टैक्स, तो गवर्नमेंट ने एंटी अवॉइडेंस रूल लगा दिया था, ये प्रॉपर्टी शेख रशीद की समझी जाएगी, गामा की नहीं समझी जाएगी। और इसी तरह जरदारी ने भी बेनजीर को प्रॉपर्टी दे दी ताकि उसकी रेंटल इनकम भी कम हो जाए, मेरी रेंटल इनकम भी कम हो जाए, हमारा रेट रिड्यूस वाला लगे, क्योंकि दोनों अलग अलग रेंटल इनकम को देखेंगे तो रेट कम वाला लगेगा, रेंटल इनकम मिला ली जाएगी तो हायर स्लैब लग जाएगा। तो उसको भी वो जरदारी ने अवॉइड करने की कोशिश की थी, तो गवर्नमेंट एंटी अवॉइडेंस रूल लाई कि जरदारी नहीं, वो बेनजीर की प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो तुम्हारी ही है, अनलेस कि वो जेब से पैसे निकाल के दे दे, और वो पैसे भी वो जो अपने पास से दे, तुमसे लेके ना दे। तो जरदारी और शेख रशीद और वसीम अकरम वहां टैक्स अवॉइड करना चाह रहे थे, लेकिन हमने एंटी अवॉइडेंस लगाया था। थोड़ा सा समझ आया एंटी अवॉइडेंस का लफ्ज? अच्छा, एंटी अवॉइडेंस रूल गवर्नमेंट लगाती है एंड दैट इज इनकरेज्ड इन होल वर्ल्ड कि लोग टैक्स अवॉइड ना करें। बताएं, टैक्स अवॉइडेंस को गवर्नमेंट अच्छा कहेगी या एंटी अवॉइडेंस को? एंटी अवॉइडेंस। अवॉइड करें लोग टैक्स, गवर्नमेंट इसको पसंद नहीं करेगी, इसलिए गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी एंटी अवॉइडेंस के, लेकिन एंटी अवॉइडेंस के रूल इन पे नहीं लगेंगे, मींस कि ये अवॉइड कर सकते हैं। ये लोग अगर चाहें
तो इनको हम इतना बड़ा बेनिफिट दे रहे हैं, ये टैक्सेस क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। एंटी अवॉइडेंस के रूल लोगों पे लगेंगे लेकिन इन पे नहीं लगेंगे। अजीब फिक्र है, आप पढ़ के खुश हो जाएंगे। प्रोविजंस रिलेटिंग टू एंटी अवॉइडेंस शैल नॉट अप्लाई। अब इस फिक्रे का मतलब बताएं। प्रोविजंस रिलेटिंग टू एंटी अवॉइडेंस टैक्स अवॉइड करना होता है, क्या होता है, बचाना। टैक्स नहीं बचाना। एंटी अवॉइडेंस क्या होता है, टैक्स ना बचाओ। टैक्स ना बचाने के रूल तुम्हारे पे नहीं लगेंगे। रशीद ओखा फिक्रा हो गया, यानी बचा सकते हैं। आराम नाल दसना, कहते नहीं मैं नहीं आराम नाल दसना। टैक्स ना बचाने के रूल तुम्हारे पे नहीं लगेंगे। खैर सोचन दी, टैक्स ना बचाने के रूल मेरे पे नहीं लगेंगे, नहीं समझ आई। कितने लोगों को आ गई है, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं फिलहाल। तो अजीब सा फिक्र है, लिख लें, अगर उर्दू में लिख सकते हैं पता नहीं। वैसे तो ये लिख लें टैक्स बचा सकेंगे, वरना इसके उर्दू तर्जुमा लिखना है तो उर्दू तर्जुमा लिख लें। टैक्स ना बचाने के रूल इन पर नहीं लगेंगे। लिखें जरा, टैक्स ना बचाने के रूल इन पर नहीं लगेंगे। अब ये छोटा सा फिक्र है, घर में जाके ना किसी बड़ी उम्र वाले से समझने, किसी बड़े कजन से, डॉक्टर इंजीनियर कोई आए ना, छोटा सा फिक्र है, उससे कहिएगा यार ये जरा समझा दो। अब ये मेरे से ओवर हो गया, ठीक है। नहीं ऐसा कोई ये फिक्रा नहीं है कि आम लेमैन समझा ना सके। मेरे ख्याल से किसी डॉक्टर साहब के पास आप जाएं, वो आपके दांत देखें, साथ आप कहें सर ये मुझे किसी ने एक छोटी सी चीज़, निकलते हैं ऐसे, सर ये छोटी सी चीज़ पूछनी थी, किसने ये फिक्रा लिखवाया, मुझे ज़रा समझा दें कि टैक्स ना बचाने के रूल नहीं लगेंगे। डॉक्टर साहब कहेंगे दोबारा इलाज करवाओ। अच्छा, मतलब लिख लें, ये लोग टैक्स बचा सकते हैं। प्रोविजंस रिलेटिंग टू एंटी अवॉइडेंस शैल नॉट अप्लाई। अवॉइडेंस क्या होता है, बचाना। एंटी अवॉइडेंस ना बचाना। कितने फखर से आ रहा है 25 मिनट लेट, और कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई अथरू नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई आहें नहीं, कोई सिसकियां नहीं, कोई तड़प नहीं। पॉइंट नंबर 3, प्रोविजंस रिलेटेड टू एंटी अवॉइडेंस फॉर द पीरियड, इसका अरसा हुकूमत बताएगी, एंड किस हद तक, ये भी FIPP अपना कानून बताएगा। शैल नॉट अप्लाई। प्रोविजन रिलेटिंग टू एंटी अवॉइडेंस फॉर द पीरियड एंड टू द एक्सटेंट स्पेसिफाइड इन फला कानून शैल नॉट अप्लाई। एंड द रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन इनिशियल ऑन प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 22, 23 एंड 25 एज ऑन 20th day of March shall continue to be applicable for 30 years। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इनके लिए जो लिख दिए गए हैं ना, 20 मार्च 22 के कानून में जो रेट थे ना, वही जो रेट आजकल बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 10, बाकी सबके लिए 15, ये रेट इनके लिए 30 सालों के लिए हैं। बस 30 साल तक वो यही रेट यूज करेंगे। असल में इनिशियल अलाउंस का रेट किसी ज़माने में ना, पता नहीं है, मुझे याद भूल गया, 50% होता था या 75% होता था, और अब इनिशियल अलाउंस का रेट गिर के कितना हो गया भाई, 25%। अच्छा, हो सकता है 4 सालों बाद इनिशियल अलाउंस का रेट 10% हो जाए, और बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30 की बजाय कंप्यूटर के लिए भी 22% हो जाए रेट। तो फिर तो ये नुकसान की बात है। डेप्रिसिएशन अगर ज़्यादा आप जल्दी माइनस करने देना तो शुरू वाले सालों में लोगों को फ़ायदा हो जाता है। ओवरऑल तो इम्पैक्ट सेम ही रहता है सारे सालों का मिला के, डेप्रिसिएशन का रेट बदल भी थे, आहिस्ता आहिस्ता डेप्रिशिएट हो ही जाना होता है चीज़ ने। लेकिन असल में डेप्रिसिएशन के रेट बढ़ाने का एक फ़ायदा होता है कि शुरू वाले सालों में ना बिजनेसमैन को फ़ायदा हो जाता है। अगर डेप्रिसिएशन के रेट आप बढ़ा देना एकदम, तो शुरू वाले सालों में खर्चे रिकॉर्ड हो जाते हैं, जिससे प्रॉफिट्स कम आ जाते हैं, उससे फिर टैक्स पेयर को फ़ायदा होता है। तो इन लोगों के लिए ये रिलैक्सेशन समझिएगा, ये कोई वो ना समझिएगा ये एक जुल्म है, ये रिलैक्सेशन है। क्या रिलैक्सेशन है इन लोगों के लिए, कि तुम लोगों के लिए जो डेप्रिसिएशन के रेट्स तय हो चुके हैं 2022 में, वो 2032, 2042 और 2052 तक तुम्हारे लिए यही रेट रहेंगे। तुम लोग परेशान ना होना, ये रेट तुम्हारे लिए ही हैं, कम नहीं होंगे। लोगों के लिए चेंज होते भी रहे तो तुम्हारे लिए ये रेट होंगे। पेज नंबर 302, सेक्शन 53, exemptions and tax concessions in second schedule। भाई सेकंड शेड्यूल अगर आप देखें तो सेकंड शेड्यूल के अंदर जो है वो 4 फायदे हैं। सेकंड शेड्यूल में कितने फायदे हैं, 4 फायदे हैं। फायदा नंबर 1, आपकी इनकम इस सिरे से माफ हो जाती है।
जैसे पेंशन। डिविडेंड वाला सेक्शन जाके देखिएगा, पता नहीं मुझे याद नहीं है, शायद 15% की बजाय कुछ लोगों के लिए 7.5% है, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, 7.5 या 10 लिखा हुआ था चैप्टर 4 में कुछ लोगों के लिए। चार्ज एट लोअर रेट, अलाउड अ रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी। फुल टाइम टीचर अलाउंस, फुल टाइम टीचर अलाउंस में हम टैक्स रेट कम करते हैं या टैक्स लायबिलिटी कम करते हैं? टैक्स लायबिलिटी। फुल टाइम टीचर अलाउंस कितना रेट था? 25%, लेकिन सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी पे था जो टीचर से कमा रहा है। exempted from operation of any of the provision of this law, exempted from operation of any of the provision from this law। exempted from operation of any of the provision of this law। सारे लोग सिक्योरिटीज पर रेट्स के मुताबिक टैक्स दिया करेंगे, इन रेट्स के मुताबिक। However, banking companies and insurance companies are exempted from operation of provisions of this law। बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज को रिलैक्स कर दिया गया, इन पे ये सेक्शन नहीं लगेगा। अच्छा, सेक्शन लगते लगते कह दें मैंने इस पे नहीं लगना, तो इसके लिए मुश्किल से इंग्लिश का फिक्रा सुने। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस कानून। बोले, दीज पर्संस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ सेक्शन 37A। तो ऐसी एक्सेप्शंस कई जगह लॉ में आती हैं, लॉ की प्रोविजन लिख के एंड पे कह देते हैं इन लोगों के लिए ये बात नहीं है। तो ऐसी कभी बात आ जाए तो ये भी एक रिलैक्सेशन ही है ना, ये भी एक छूट ही है। अब बता दें सेकंड शेड्यूल कितने किस्म की छूट देता है? 4 किस्म की। या सिरे से इनकम ही माफ कर देते हैं, पेंशन आपको याद होगी सैलरी के चैप्टर में हमने माफ की थी। या इनकम माफ नहीं करता, रेट क्या कर देता है? कम कर देता है। या रेट कम नहीं करता, कहते हैं टैक्स निकालो फिर बाद में टैक्स को रिड्यूस कर दो, टैक्स क्रेडिट्स के चैप्टर में जैसे होता था, टैक्स को रिड्यूस कर दो। फिर कई दफा लॉ कहते हैं सेक्शन 37A के 1 में जो हम पढ़ के आए हैं कि एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लगना, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लगना ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस लॉ। तुम्हारे पे ये लॉ की प्रोविजन लगेगी ही नहीं। तो दीज आर द 4 ब्रॉड बेनिफिट्स बीइंग प्रोवाइडेड बाय सेकेंड शेड्यूल। याद करें माय डियर। नंबर 1, सेकेंड शेड्यूल की पावर क्या है? एग्जेम्प्ट द इनकम, सिरे से इनकम ही माफ कर दे फ्रॉम टैक्स। दूसरी, लोअर रेट लगा दे जैसे डिविडेंड्स में लगाया था। रेट तो लोअर ना लगाए, रेट वही टेबल 1, 2 वाले लगाए, लेकिन बाद में उनमें थोड़ी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस कर दे। और चौथा बेनिफिट ये जरा याद कर लें, एग्जेम्पशन फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, वेयर एनी इनकम इज एग्जेम्प्ट इट शैल बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, हाउएवर नो टैक्स शैल बी पेड ऑन इट। अभी जो एग्रीकल्चर का न्यूमेरिकल किया था हमने, तो इसको हमने ऐड भी किया था, देन लेस भी किया था। अच्छा, एक ना बच्चे सवाल पूछते हैं, बड़ा जेन्युइन सा सवाल है उनका, कि एग्जेम्पशंस को कभी आप ऐड और लेस करते हैं, कभी आप डैश डाल के इग्नोर कर देते हैं। तो उसमें मैं आपको मिसालें देता हूं। हमने पढ़ा था मेडिकल फैसिलिटी अगर एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो तो वो एग्जेम्प्ट होती है। किसी को याद है हम डैश डाल के इग्नोर करते थे, न्यूमेरिकल में ऐड करके एंड पे टोटल में से लेस तो नहीं करते थे टोटल इनकम में से। ये तो अजीब सी बात तो नहीं किसी को याद? तो किसी दिन मैं आपको लिखवा भी दूंगा एक जगह पे। मेरा मशवरा ये है कि सैलरी के चैप्टर की जो छोटी मोटी एग्जेम्पशंस है ना, आईकेएफ भी इसी तरह करता है, सैलरी के चैप्टर की जो एग्जेम्पशंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैं, 15-16 हैं, उनको वो डैश डाल के इग्नोर कर दिया करें। लेकिन जो चैप्टर 13 की एग्जेम्पशंस है ना, जैसे
बीवी को तलाक हुई है, या जैसे एग्रीकल्चर इनकम है, जितनी भी एग्जेम्पशंस हम यहाँ पढ़े हैं, इनको बेहतर है कि न्यूमेरिकल में ऐड करें और ऐड करके, लेकिन सैलरी के चैप्टर की जो छोटी मोटी एग्जेम्पशंस आती हैं उनको ऐड करके लेस ना करें, उनको सिर्फ सिवाय एक के। एक चीज सैलरी के चैप्टर में ऐसी थी जिसको मैंने भी ऐड करके लेस करवाया था, वो किसी को याद हो? फॉरेन सैलरी। वो तो एक प्रॉपर हेड था ना पूरा। फॉरेन सैलरी अगर आप कमा लें और उस पर बाहर के मुल्क में टैक्स पे कर रहे हैं तो मैंने कहा था वो माफ है, फिर तो उसको आप ऐड करते थे और ऐड करके लेस करते थे। बहरहाल ये बात किसी दिन लिखवानी में आपको लिखवा दूंगा, इस बात में आप ऑलरेडी यूज्ड टू हैं, आपको आदत पड़ी हुई है कि सैलरी के चैप्टर की छोटी मोटी एग्जेम्पशंस को हम डैश डाल के क्या कर देते होते हैं, इग्नोर कर देते होते हैं। लेकिन वहां पर जो फॉरेन सैलरी थी उसको ऐड करके हमने लेस किया था। चैप्टर 13 वाली बेशक सारी ही पहले ऐड करें एग्रीकल्चर की तरह और फिर लेस कर दें। तो ये बात करें, वेयर एन इनकम इज एग्जम्प्ट इट शैल बी इंक्लूडेड टोटल इनकम, हाउएवर नो टैक्स शैल बी पेड ऑन इट। फेडरल गवर्नमेंट या बोर्ड अगर चाहे, यार ये लफ्ज बार बार आता है, इसको अलग से याद कर लीजिएगा, विद द अप्रूवल ऑफ फेडरल मिनिस्टर। पाकिस्तान का जो आजकल फेडरल मिनिस्टर है, इंचार्ज से मुराद यानी जिसको आजकल ये ताकत है जिसके पास, ये फेडरल गवर्नमेंट और द बोर्ड में फेडरल मिनिस्टर से इजाजत लेके अमेंड द सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल कैसे अमेंड हो सकता है? अमेंड द सेकंड शेड्यूल, कोई इनकम माफ नहीं थी वो माफ कर दें, जो माफ थी वो टैक्सेबल कर दें। डिविडेंड का किसी के लिए रेट 7.5 था उसको 8 कर दें। मे अमेंड द सेकंड शेड्यूल बाय एडिंग, कोई चीज ऐड कर दें, बाय ओमिटिंग और चेंजिंग एनी क्लॉज और कंडीशन। कोई क्लॉज ही बदल दें या उसके नीचे जो कंडीशंस लगी होती है ना, ऊपर क्लॉज होती है नीचे कंडीशंस लगी होती हैं, या क्लॉज ही बदल दें सिरे से या नीचे वाली कंडीशंस बदल दें। ये किसको पावर अवेलेबल है माय डियर? 2 लोगों को, फेडरल गवर्नमेंट को या बोर्ड को। अच्छा पावर क्या है? पावर तो बता दें, अमेंड द सेकंड शेड्यूल। पावर को मैंने वैसे अंडरलाइन भी किया हुआ, अमेंड द सेकंड शेड्यूल। अच्छा, सेकंड शेड्यूल में ऐसी अमेंडमेंट की जा सकती है कि जिसके पिछले सालों पे असरात हो। अब ये एक सवाल उठाया मैंने कि सेकंड शेड्यूल में ऐसी अमेंडमेंट की जा सकती है जिसके पिछले सालों पे एतराज हो, वो पिछले सालों पे एप्लीकेबल हो। तो असूली तौर पे होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हुकूमत चाहे तो सेकंड शेड्यूल के पिछले सालों को भी बदल सकती है। मिसाल के तौर पे पेंशन माफ है, कई सालों से माफ है, अल्लाह का शुक्र है। हमने एक ही शर्त पढ़ी थी, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को मिल रही हो। दूसरी शर्त ये पड़ी थी कि 2 बंदों से अगर ले रहा है तो हायर वाली माफ है। इस तरह की कुछ शराइत पड़ी थी। तो पेंशन अल्हम्दुलिल्लाह माफ है आप लोगों को। अब हो सकता है हुकूमत 2024 में कहे कि आज के बाद पेंशन माफ नहीं है और 2022-23 वाली भी टैक्सेबल करो। अब आप कहेंगे यार 24 में खड़े हो कि 22-23 वाली माफ, वो तो हमने माफ करके रिटर्नें भी जमा करा दी हुई है, तो मैं सब सारा डाटा दे दिया हुआ है। तो हुकूमत जोर डालेगी, लोग एहतजाज करेंगे, लेकिन हुकूमत ने ये पावर अपने पास जरूर रखी हुई है कि कोई भी एग्जेम्पशन में पिछले साल की उठा के भी फारग कर सकता हूँ। ये पावर हुकूमत के पास जरूर है, लेकिन नॉर्मली याद रखिएगा यूज नहीं करती वो, लेकिन पावर रखी हुई है अपने पास। जैसे टीचर को बताएं यार टेस्ट में जो फेल होगा उसको जो है डंडा पड़ेगा। अब जो पिछले टेस्टों में फेल हो गया वो, ये तो आपने नहीं बताया था, तो ये वाला सीन भी हो सकता है। तैयार रहें आप लोग बस। ऑल द अमेंडमेंट्स, पूरी बॉडी को वार्म अप करके आया करें, मतलब ये है। ऑल द अमेंडमेंट्स शेल इफेक्ट एनी टैक्स ईयर। अपनी औलाद की इतनी तरबियत कर दीजिएगा आपको कभी हाथ ना उठाना पड़े या बुरा भला ना कहना पड़े। हाथ तो अल्हम्दुलिल्लाह आजकल वैसे ही उठाने खत्म हो गए आप लोगों की जनरेशन में, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। लेकिन कुछ ऑल द अमेंडमेंट्स शेल इफेक्ट एनी टैक्स ईयर। पुराने ज़माने में तो चंडे पड़ती होती थी, सुना ही होगा आप लोगों को। आप लोगों को पड़ी नहीं है ना, करो, आप लोगों को पड़ी नहीं है, मुंह पे थप्पड़ पड़े हुए हैं। वो कह रहे तभी तो यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन भाई सर इसका मतलब ये भी नहीं कि नसीहत ना करें और प्यार में। अच्छा नमाज ना पढ़ने में भी हल्की भूल गया। अच्छा, ऑल द अमेंडमेंट्स शेल इफेक्ट एनी टैक्स ईयर। इन अमेंडमेंट्स का इफेक्ट होगा किसी भी साल पे। यही तो जुल्म है, मैं कह रहा हूं। इन अमेंडमेंट्स का इफेक्ट होगा किसी भी साल पे।
बिगिनिंग ऑन एनी डेट, ये साल कभी भी शुरू हो सकता है, बिगिनिंग ऑन एनी डेट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिफिकेशन इज इशूड, जिस साल ये नोटिफिकेशन इशू हुआ इससे किसी पुराने साल में भी इसका असर हो सकता है, ये बात खतरनाक है। और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिफिकेशन इज इशूड, या जिस साल ये रूल पास हुआ उससे अगले सालों पर भी इसका असर हो सकता है, ये बात तो चलो समझ आती है। तो खतरनाक बात क्या है? बिफोर वाली, जिसको मैंने खतरनाक सा बनाया। वेल, पास्ट एक्सपीरियंसेस कि 99% बच्चे इस अंग्रेजी को घर में जाके याद नहीं कर सकते, और जब लिखते हैं तो कोई और ही मतलब उसका निकल रहा होता है। थोड़ा सा टफ है अंग्रेजी का फिक्रा, समझने में तो आसान है, याद करने में अंग्रेजी इसकी थोड़ी टफ है। पढ़ लेते हैं दोबारा अगर समझ आती है तो, वरना फिर पढ़ लेंगे, तह 12 पढ़ लेंगे। जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई हैं ये असर डालेंगी किसी भी साल, ये सबसे खतरनाक बात है। मे इफेक्ट एनी, किसी भी साल पे असर डाल देंगी। बिगिनिंग ऑन एनी डेट, और ज्यादा लुट मच गई, जब मर्जी वो साल शुरू हो रहा हो। ईदर का लफ्ज वैसे डाल दें तो शायद याद करने में आसानी हो जाए। ईदर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिफिकेशन इज इशूड, चाहे उस, अच्छा इससे क्या मुराद है? फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिफिकेशन इज इशूड, मिसाल के तौर पे 2024 है, बोलें 2024 इज द फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिफिकेशन इज इशूड। अब इस नोटिफिकेशन का असर किस पे होगा? बिफोर वालों पे भी और आफ्टर वालों पे भी। बिफोर में भी 23-22 तक जा सकते हैं, 24 पे तो होता ही है ना सर, वो तो इंप्लाइड है। सारी अमेंडमेंट्स, याद नहीं होता बच्चों को ये फिक्रा, सारी अमेंडमेंट्स असर डालेंगी किसी भी साल पे, वो कभी भी शुरू हो रहा हो, चाहे पहले शुरू हो चुका हो उस साल की बनिस्बत जिस साल हमने नोटिफिकेशन इशू की है, चाहे वो आगे भी चलो ना, चाहे वो बाद में शुरू हो रहा हो जिस साल हमने नोटिफिकेशन इशू की है। फेडरल गवर्नमेंट नेशनल असेंबली के सामने रखेगी सारी अमेंडमेंट्स। नेशनल असेंबली में कौन लोग होते हैं? सारे सूबों के बराबर लोग बैठे होते हैं, वो तो सेनेट में शायद बैठे होते हैं। नेशनल असेंबली में तो किसी सूबे के ज्यादा लोग होते हैं, किसी सूबे के कम होते हैं। तो बहरहाल नेशनल असेंबली में आपको बता रहा था किस बिला का नाम है। द फेडरल गवर्नमेंट शैल प्लेस बिफोर द नेशनल असेंबली ऑल अमेंडमेंट्स मेड बाय इन अ फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, हुकूमत अपने साल को टैक्स ईयर नहीं कहती, वो तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वाले अपने साल को टैक्स ईयर कहते हैं, हुकूमत अपने साल को क्या कहती है? फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, तो ये थे सेकंड शेड्यूल के फजाइल। अच्छा, अब exempt any tax, reduce the rate of tax, reduce tax liability, exempt the operation of any provision of this law। क्या ये चार बातें पढ़नी ली? अच्छा, तो ये रेपिटेशन है सॉर्ट ऑफ, लेकिन क्यों लिखी हुई है ये सुन लें। A provision in any other law, a provision in any other law, फिलहाल हम किस लॉ में बैठे हुए हैं? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, और वो क्या लिख रहा है? A provision in any other law, कोई प्रोविजन किसी और लॉ में, which exempt any tax imposed under this law। कोई और लॉ मेरे लॉ के टैक्सेस माफ कर दे, मैं नहीं मानूंगा ये, मैं नहीं मानूंगा ये, मैं खुद माफ करूंगा जब माफ करना हुआ। यानी कि सेल्स टैक्स हम शुरू करें जिस दिन, उसमें लिखा हो कि एग्रीकल्चर इनकम की बजाय सिक्योरिटीज का गेन भी माफ है, हम कहेंगे चल तू सेल्स टैक्स है, तो इनकम टैक्स में जाके पंगे नहीं ले सकता। तो ये येलो की भी लाइन जरा बार बार पढ़ें। अ प्रोविजन इन अदर लॉ विच exempt द टैक्स अंडर दिस लॉ, चले नो लीगल इफेक्ट। हम सायो तुम मेरे घर में पंगे ले रहे हो, शेल हैव नो लीगल इफेक्ट। मेरे अब्बू डिसीजन करेंगे, प्लीज अंकल आप डिसीजन लेने की कोशिश ना करें।
We have our own rules. Okay. Any provision in other law which exempt the tax under this law, बोले, which exempt the tax under this law shall have no legal effect, please. हाँ, हम अगर खुद ही मान जाए कि अंकल जी आपको ज्यादा समझ है तो आ जाएं आप, फिर और बात है, अनलेस इट इज मेंशन अंडर, अनलेस कि हम खुद ही मान जाएंगे ठीक है यार आ जाओ तुम कर लो। अच्छा, हमने कभी माना है दूसरे लॉ को अपने लॉ में इंटरफेयर करते हुए? नो। तो सुबह के चार डाल रहे हैं ये FIPPA को जो इजाजतें दी हुई हैं, यार अजीब बोंगे हैं। तो सुबह से FIPPA को इजाजतें दी हुई हैं, तू इधर आके जो मर्जी कर हमारे लॉ में, हद हो गई। जो मर्जी करे FIPPA आके हमारे लॉ में, हमने उसको खुद इजाजत दी है कि FIPPA के सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल में जो चीजें माफ हैं वो हम भी माफ मानते हैं, हम तो खुद इजाजत दे रहे हैं। अजीब बोंगे ने बोंगी मारी, तो हम कभी कभी इजाजत दे देते हैं किसी और लॉ को, कोई मसला नहीं। ज़ाहिर बात है घर में मसला बढ़ जाए तो किसी दायमे वाले बड़े को लाना पड़ता है बीच में। ओके, मसला वहां तक पहुंचने ही ना दिया था। A provision in any other law which reduce the tax under this law shall have no legal effect. अभी जरा सॉफ्ट टोन रखें। A provision in any other law which reduce the tax under this law shall have, वापस आ जाए सीरियस हो। A provision in any other law which exempt the lagna of provision of any of this law shall have, और इतना गुस्सा करने के बाद एंड पे हम ठंडे हो गए, अनलेस इट इज मेंशन्ड इन लॉ, अनलेस कि हम तुझे खुद कह दें तो फिर आ जाए। तो लिखें कोई और लॉ हमारे लॉ की चीजें माफ मूफ नहीं कर सकता। बाद में पता चले निकल के पूछते हैं सेक्शन 54 में कहा क्या था, बस हमें तो दिस लॉ याद है, हमें तो और कुछ भूल गया है। लिखे लिखे कोई और लॉ हमारे लॉ की इनकमें उनको में माफ मूफ नहीं कर सकता। हाइब्रिड में जो बातें करें, मोबाइल इस्तेमाल करें, उसके लिए एक मुक्का होना चाहिए दीवार पे, बना नहीं होता मुक्का ग्लव्स वाला, तो मुक्का उसकी तरफ आए और फिर अपने हाथ से रोके। दीवार से नहीं, छत से कर लो, छत से निकले। कितने लोग तैयार हैं भाई मेंटली इसके लिए? हाथ खड़ा करें हाइब्रिड वाले, वेल डन। बाकी लोग भी हाथ खड़ा कर दें, मेरे कहने पे चले कर दें हाथ खड़ा। ओके, शुक्रिया, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम। सेक्शन 55 लिमिटेशन ऑफ एग्जेम्पशन। मैंने ये चैप्टर भी साथ साथ करना, रशीद नहीं हो सका, कोई मसला नहीं, अगला कर लें, वो ना हुआ तो अगला कर लें, तुझे कौन सी फिक्र है अपने फ्यूचर की। लिमिटेशन ऑफ एग्जेम्पशन। जनरल रूल ये है कि होंडा कार एक कंपनी है, उसने बिजनेस इनकम कमाई है 100 रुपया। तो मैंने आपको बताया था कंपनीज डबल टैक्स देती हैं। सबसे पहले तो ये 29 रुपये टैक्स देगी अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस पर, तो ये तो टैक्स है कंपनी पे, लेकिन इसके शेयर होल्डर्स पे भी टैक्स लगता है। 71 रुपीज जो बचे, यार ये सारे बांटने जरूरी नहीं होते। आप लोगों ने एक लफ्ज़ सुना होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स। कंपनीज कुछ पैसे रिटेन भी कर लेती हैं अपने लिए, कंपनी में भी तो चलाना है। फिर आसान रखें बात को, सारे पैसे हमने सोचा बांटते हैं शेयर होल्डर्स को। कैसे बांटे हमने सोचा? अब ऑब्वियसली आपको पता है सेक्शन 5 था डिविडेंड का, अब सेक्शन 5 आगे बढ़ेगा ना। होंडा विल मेक वाइल मेकिंग पेमेंट ऑन डिविडेंड विल डिडक्ट टैक्स ऑफ 10 पॉइंट। तो कंपनी ने कमाया कितना? गवर्नमेंट के खजाने में तकरीबन 40 रुपये ही कर लेना, गवर्नमेंट के खजाने में तकरीबन 40 रुपये चले गए, ठीक है। तो यानी कंपनीज अगर 10 करोड़ कमाती हैं तो 4 करोड़ कौन ले जाता है? हुकूमत ले जाती है, और ऐसा हो रहा है पाकिस्तान में। तो कंपनीज के ऊपर कौन सी टैक्सेशन है? डबल टैक्सेशन। तो ये तो जनरल रूल है। सेक्शन 55 तो कुछ और कह रहा है। सेक्शन 55 क्या कहता है? एक कंपनी ने एग्रीकल्चर इनकम कमाई 100 रुपया, अब इस पे तो टैक्स नहीं है। इट पेड ₹0 एज इनकम टैक्स बिकॉज एग्रीकल्चर इनकम इज
इट इज डिसाइडेड एट ₹100 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स एज। अब शेयर होल्डर ने कहा कि हमें एग्रीकल्चर इनकम में से डिविडेंड बांटा जा रहा है। लॉ मेकर ने कहा पुत्र होन नहीं, इस डिविडेंड को माफ नहीं किया हुआ, मैंने एग्रीकल्चर इनकम को माफ किया हुआ है। तू मैंगो बेच रहे, तू तो जाके कंपनी से डिविडेंड लेके आ रहा है, उस पर तो टैक्स देना पड़ेगा तुझे। कहते हैं मैं एग्जेम्पशन को लिमिट करने लगा हूं। अगर हेडिंग होती ना एक्सटेंशन ऑफ एग्जेम्पशन, फिर तो शायद आप लोगों की बात ठीक थी कि शेयर होल्डर की डिविडेंड इनकम भी माफ कर दें। हेडिंग क्या है? लिमिटेशन ऑफ एग्जेम्पशन का क्या मतलब है? एग्जेम्पशन दी जा रही है या एग्जेम्पशन को रोका जा रहा है? लेकिन इधर तो नहीं रोक सकते ना माय डियर, इधर तो ₹0 टैक्स देने। लेकिन जब नाउ कंपनी वाइल मेकिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल डिडक्ट टैक्स ऑफ ₹15 बिकॉज एग्जेम्पशन वाज ओनली अवेलेबल टू द ओरिजिनल रेसिपिएंट। कौन था? कंपनी। एग्रीकल्चर इनकम किसने कमाई थी? कंपनी ने। इट विल नॉट एक्सटेंड टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को यह बेनिफिट नहीं मिलेगा। रिसीविंग डिविडेंड, जो डिविडेंड मिल रहा है उसको आउट ऑफ कंपनीज अच्छा, इसमें याद रखिएगा ये दो लोग हैं। कंपनी अपने न्यूमेरिकल के फेस पे इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करती है और शेयर होल्डर अपने न्यूमेरिकल के फेस पे। तो इसको अल्हम्दुलिल्लाह एग्जेम्पशन अवेलेबल है क्योंकि ये एग्रीकल्चर इनकम कमा रही है। द एग्जेम्पशन बोलें, द एग्जेम्पशन शेल, अभी ना नोट करें ना, द एग्जेम्पशन शेल बी अवेलेबल टू ओरिजिनल रेसिपिएंट ओनली एंड इट विल नॉट बी एक्सटेंडेड टू शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को ये नहीं मिलेगी रिलैक्सेशन। देखें ना, पर्सन का नाम भी बदल गया और देखें इनकम की नेचर भी बदल गई है। पहले इनकम कौन सी थी? नॉर्मल रेजीम बिजनेस। अब इनकम कौन सी बन गई है? पर्सन का नाम बदल, पर्सन भी बदल गया, इनकम भी बदल गई। लॉ मेकर कहते हैं मेरी नजर में अब माफ नहीं है। तो ये लाइन हमारी मेन है आज की, पॉइंट 4। ये असल में पॉइंट 4 इज सेक्शन 55। यार ये देखिए इंग्लिश समझ आ रही है फिर थोड़ी सी। वेयर एनी इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इनकम ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ कंपनी, where any income of agriculture of company is exempt from tax, the exemption shall be available to the company की तरफ, and it shall not extend to any person receiving any payment। अच्छा, डेट इनकम कौन सी है? उसमें से मैं पेमेंट कौन सी ले रहा हूं? मुझे नहीं मिलेगी ये। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी है हाईलाइट करने वाली? एग्जेम्पशन शेल नॉट एक्सटेंड, ये बात है। एग्जेम्पशन शेल किसको नहीं मिलेगी माय डियर? शेयर होल्डर को नहीं मिलेगी। आज के टेस्ट का जरा सवाल दीजिएगा, उसकी फिर डिस्कशन भी करनी पड़ेगी। तो कितने लोगों ने देना है टेस्ट? इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा काफ़ी एस्पेक्ट्स कवर करेगा। कोशिश कीजिएगा 70-80% उधर ही हल हो जाए, वरना फिर डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा इंपॉर्टेंट है आज का टेस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप समझ लें। एओपी का न्यूमेरिकल है, लेकिन ऑब्वियसली 80-90% एडजस्टमेंट्स तो बिजनेस के चैप्टर की होनी है ना। एओपी में तो हमने यही पढ़ा था कि ज्यादा वाली और कम वाली इनकम, बस एओपी का तो यही कॉन्सेप्ट है। बाकी सारी एडजस्टमेंट तो बिजनेस के चैप्टर की होनी है, उसमें और क्या होना है। ओके भाई, इस चैप्टर के पास पेपर्स की तरफ हमने आना है, वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी कम बैक टू चैप्टर 5 फर्स्ट प्लीज। चैप्टर 5 में आ जाए जरा।
हमने एक सफ़ा छोड़ा हुआ है बस, पेज 61, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमने छिक के रखा हुआ है काम। प्रिंसिपल ऑफिसर पढ़ना था ना माय डियर, प्रिंसिपल ऑफिसर। अच्छा, ये टैक्स वाली क्लास में कितने लोग कॉस्ट पढ़ रहे हैं सर उमैर से? 1 2 3 लोग बस। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफिसर, प्रिंसिपल ऑफिसर विद रेफरेंस टू कंपनी और एन एओपी। असल में होता ही है कि कई दफ़ा आपने जो है वो कोई लेटर वगैरह देना होता है, तो पता होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफिसर कौन है। आप सिर्फ ये समझें कि एफबीआर वाले आपको इछरा में मिले, इछरा के बाज़ार में, और आपसे कहें आप कॉलेज जा रहे हो मॉडल टाउन, तो आपके पास क्रिश्चियन कॉलेज का बैग है, तो आप ऐसा करो, आप ये लेटर दे देना एफबीआर की तरफ से प्रिंसिपल साहब को कि आप लोगों का इस साल का इतना टैक्स बनता है, अभी तक हमारे पास पहुंचा नहीं। तो अब क्या कॉलेज वाले एतराज़ कर सकते हैं लेटर की वैलिडिटी पे? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यू आर नॉट द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ कॉलेज, यू आर अ कस्टमर ऑफ कॉलेज, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ कॉलेज, यू आर नॉट अ प्रिंसिपल ऑफिसर। तो लेटर किसको दिया जाए तो समझा जाएगा कि कंपनी या इदारे को मिल गया है? प्रिंसिपल। किसी बच्चे के पेरेंट्स आए हों, उनको पकड़ा के चले जाएं, यार ये तो कोई बात नहीं हुई, आप दफ्तर वालों को दो जो मैनेजमेंट के लोग हैं। तो मैनेजमेंट के कौन कौन लोग होते हैं? प्रिंसिपल ऑफिसर विद रेफरेंस टू कंपनी और एन एओपी। अगर इंडिविजुअल है उसमें तो मसला नहीं, उस इंडिविजुअल को जाके दे दो जिसका बिजनेस है, लेकिन कंपनी एओपी में तो ज्यादा लोग होते हैं ना, फिर किसको दें हम लेटर? डायरेक्टर को दे दें, ये भी एक मुनासिब बंदा नहीं है तो कोई मैनेजर है अदर, मैनेजर ढूंढने कोई आके कॉलेज में, मैनेजर को दे दें, किसी सेक्रेटरी को दे दें, एजेंट को दे दें, अकाउंटेंट बैठा हुआ है कॉलेज में, अकाउंटेंट को दे दें, और एनी सिमिलर ऑफिसर, मर्जी से नहीं, या सिमिलर ऑफिसर को, ये नहीं कि गार्ड को देके चले जाएं, या उन्हीं के लेवल का कोई बंदा ढूंढ लें। और अगर फिर भी कोई बंदा नहीं मिल रहा तो एनी पर्सन कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। कोई लोग आगे खड़े होकर ये करो वो करो, वहां से पता चल जाएगा आपको ये एडमिन मैनेजर है। तो किसी भी पर्सन को जो मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन में है कंपनी एओपी की, उसको दे दें लेटर। ऑन होम कमिश्नर हैज सर्व्ड अ नोटिस, जिस पर कमिश्नर ने नोटिस सर्व किया है, एज्यूमिंग हिम एज प्रिंसिपल ऑफिसर। बजाहिर शायद ये प्रिंसिपल ऑफिसर्स हैं, लेकिन अगर ये लोग मौजूद ना हों तो कोई भी एडमिन या मैनेजमेंट टाइप बंदे को आप एज्यूम कर लें कि ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफिसर, और इसी को देके चले जाएं। तो पॉइंट बी जरा याद करना पड़ेगा, एनी पर्सन कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, जिस पर कमिश्नर ने सर्व कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह नोटिस, एज्यूमिंग हिम एज प्रिंसिपल ऑफिसर। टैक्स पेयर तो ऐसा बंदा होता है ना, हु डिराइव्स एन अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स की मिसालें, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सारे हेड्स चार्जेबल है ना। टैक्स पेयर मींस एनी पर्सन हु डिराइव्स एन अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। सॉरी, कई दफा आप खुद नहीं मौजूद होते तो टैक्स पेयर फिर आपके रिप्रेजेंटेटिव को भी कह दिया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पर्सन हु डिराइव्स एन अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स इन दिस लॉ। तो आप खुद भी टैक्स पेयर हैं और आपका रिप्रेजेंटेटिव भी टैक्स पेयर है। अच्छा, एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स, कोई भी बंदा हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स। कंपनीज ने टैक्स काटना होता है जी, किस पर? शेयर होल्डर्स की। तो फिर कंपनीज भी टैक्स पेयर हैं, अपना टैक्स भी देती हैं, दूसरों को टैक्स भी काटती हैं। तो जो अपना टैक्स जमा कराता है वो तो टैक्स पेयर है, जो दूसरों का टैक्स जमा कराता है उसको भी हमने कहां के डेफिनेशन में डाल दिया, टैक्स पेयर। हालांकि इसका नाम टैक्स पेयर की बजाय विद होल्डिंग एजेंट रख देता अलग से तो वो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन उसका नाम भी टैक्स पेयर ही रख दिया। जो काटने वाला है उसका नाम भी क्या है, और जिसका टैक्स कट रहा है वो तो ऑब्वियसली टैक्स उसने पे करना ही था। एनी पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर दिस लॉ। किन लोगों ने भाई इस लॉ में रिटर्न जमा करानी है, ये हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे सेक्शन 114 में, चैप्टर 15 में। चैप्टर 15 में पढ़ेंगे किन लोगों ने रिटर्न जमा करवानी है। रिटर्न क्या होती है? जो इस साल में आपने कमाया है उसकी डिटेल।
टैक्स का क्या मतलब है? आधा सिलेबस हो गया, अभी तक हमने टैक्स का मतलब नहीं पढ़ा। टैक्स मींस एनी टैक्स इम्पोज्ड अंडर। अच्छा, अगर कोई पेनल्टी वगैरह देनी पड़े, जैसे 5% पेनल्टी देनी होती थी, वो जो प्रॉपर्टी कैश में खरीदते थे, वो पेनल्टी वगैरह देनी पड़े, कोई फीस देनी पड़े, कोई पैसे देने पड़े, कोई भी पैसे देने पड़े अंडर दिस लॉ, वो सारे के सारे क्या है? टैक्स है। सिलेबस खत्म होने वाला है, बोर्ड का पता नहीं। बोर्ड मींस फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। शुक्र है, हम आज तो व्हाइट बोर्ड समझते थे। बोर्ड मींस फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड इंक्लूड्स अ मेंबर ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू to whom powers of board have been delegated in FBR Act 2007। बोर्ड का क्या मतलब है? फेडरल बोर्ड रेवेन्यू एंड इंक्लूड अ, ये डेफिनेशन ना इस दफा चेंज हुई है, पहले होता था बोर्ड से मुराद FBR, अब उन्होंने कहा इट इंक्लूड अ मेंबर ऑफ FBR। FBR के जो मेंबर्स हैं जो उनको चला रहे हैं वो भी कहते हैं मेरी नजर में बोर्ड है, यानी वो भी कोई काम कर देंगे तो किसने किया है? बोर्ड ने किया। अच्छा, रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी आसान सी डेफिनेशन है, आसान सा। जंग वाले अपने न्यूज़पेपर का नाम इस्तेमाल करने दें हमारे कॉलेज वालों को, और उन्हें कहें आप अकाउंटिंग मैगजीन निकाल दिया करो जंग के नाम से, तो फिर जंग वाले इस काम की क्या लेंगे? रॉयल्टी लेंगे। वो कहेंगे जितने मैगजीन आपने छापे हैं उनका हमें पर मैगजीन 50 रुपए का बिक रहा है बाजार में, 10 रुपए मुझे दो, इसे क्या कहेंगे? रॉयल्टी। ऐसा भी तो हो सकता है कि गोरमे कोला वाले हमें जो है वो गोरमे करेला कोला बनाने दें, तो हम उनको बोतल 200 रुपए की अगर एक बिके 1.5 लीटर वाली, तो हम उसमें से उनको 20 रुपए फिर दें, तो ये क्या होगी? उनके नाम की रॉयल्टी। ठीक है। तो बाटा शूज़ वाले हमारे स्कूल को, दी पंजाब स्कूल है हमारा, तो बाटा शूज़ वाले पंजाब स्कूल वालों को अपने जूते बनाने देंगे, खुद अपने बच्चों के लिए जूते बना लिया करो, उन पर बाटा लिख लिया करो, इजाज़त है। तो अगेन हो सकता है स्कूल वाले रूल बना दें कि सारे बच्चे जो है लाल जूते पहन के आएंगे। अब बाटा वालों ने कहा यार अब पागल तो नहीं है, हमने तो नहीं लाल जूते बनाने, लाल पॉलिश बनानी पड़ेगी साथ और ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो ठीक है, स्कूल वाले खुद बनाएं, हम अपना नाम इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं, लेकिन जितने जूते बिकेंगे, जितने पड़ेंगे नहीं, जितने बिकेंगे, उन सब पे जो पैसे जाएंगे उनको, तो आप अपना डिज़ाइन, लोगो, फॉर्मूला, नाम, पेटेंट, कॉपीराइट अगर अगले को यूज़ करने दे रहे हैं ना, तो डेट इज़ रॉयल्टी। एक वो रॉयल्टी भी थी जो हमने पहली क्लास में पढ़ी थी, उस पर मुझे एतराज़ नहीं है। वो रॉयल्टी ये थी कि आपने जो है वो अपनी किताब छपवा दी और फिर पब्लिशर को कहा कि हर किताब के बदले मुझे इतने पैसे देना करना, वो भी रॉयल्टी थी। वो कोई ऐसी बात नहीं, वो रॉयल्टी नहीं थी, बल्कि उस रॉयल्टी वाले को तो यहाँ तक इजाज़त हमने दे दी थी कि नहीं छोड़े, पर आज के टेस्ट में वो डिस्कस होना है, आज के टेस्ट में आया हुआ है वो न्यूमेरिकली। रॉयल्टी मैं क्यों बताऊं, तो सारा लीक कर दिया टेस्ट। रॉयल्टी, रॉयल्टी मीन्स एनी अमाउंट पेड और पेबल, जैसे मर्जी डिस्क्राइब हो, जैसे मर्जी कंप्यूट हो, कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेट करने के तुम्हारे अपने तरीके हैं कि 100 रुपए की बोतल बिकी 20% ले लो, 100 रुपए की बोतल मिली 2 रुपए दे दो, कहते हैं वो तुम्हारी मर्जी है, जैसे मर्जी कैलकुलेट करो। कैलकुलेशन पे कहते हैं मुझे एतराज नहीं है। हाउ एवर डिस्क्राइब्ड ऑन कंप्यूटर वेदर पीरियोडिकल, चाहे हर बोतल के साथ साथ दो और लमसम या पूरे महीने का एंड पे दे दो, वो मुझे कोई मसला नहीं कहता। पीरियोडिकल देने पीरियोडिकल दो, इकट्ठे करके पैसे साल बाद देने इकट्ठे करके दो, कहते हैं मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। रिलैक्स कर रहे हैं आपको, कहते हैं अभी पे करने अभी पे कर दो, नहीं पे करने बाद में पे कर देना, जैसे मर्जी डिस्क्राइब करो, जैसे मर्जी कैलकुलेट करो, थोड़े थोड़े करके दो, इकट्ठे करके दो। मेरी नजर में सारी क्या है? 6 नाम याद करें, पेड और डिस्क्राइब्ड और कंप्यूटेड, पीरियोडिकल और किस चीज के बदले में? आपने अब खूबसूरत सा हाइलाइटर पकड़ना है और इधर देखना है मेरी तरफ, ये डेफिनेशन है रॉयल्टी की। अगर समझ आ रही है तो यस और नो कर दें। गोरमे वालों ने कहा अच्छा यार फॉर्मूला हम आपको अपना देते हैं, करेला कोला का फॉर्मूला हमारे से लो, बनाओ आप, फैक्ट्री आप लगाओ, कोई मसला नहीं।
तो हम क्या करेंगे, बोले अमाउंट पेड फॉर यूज ऑफ। अब इसी लाइन को माय डियर हर एक लफ्ज के साथ जोड़े एक एक करके। अगर मैं अमाउंट पे करूं फॉर यूज ऑफ पेटेंट, पेटेंट लोगों के नाम होते हैं ना, अमाउंट पेड फॉर यूज ऑफ, राइट टू यूज आगे इसलिए लिखा हुआ है, कई दफा मैं यूज करता हूं, कई दफा उसे राइट ले लेता हूं, लेकिन यूज करना बाद में शुरू करता हूं। अमाउंट पेड फॉर यूज ऑफ इन्वेंशन, उसकी इन्वेंशन मैं यूज कर रहा हूं। अमाउंट पेड फॉर यूज ऑफ डिजाइन और मॉडल, अमाउंट पेड फॉर यूज ऑफ सीक्रेट फार्मूला, और अमाउंट पेड फॉर यूज ऑफ, अमाउंट पेड फॉर यूज ऑफ अदर लाइक प्रॉपर्टी। नाम कहते हैं, तो नहीं दुनिया में लोग क्या क्या रखते हैं इसका, तो नाम कहते हैं जो मर्जी रखो, लाइक और अदर प्रॉपर्टी का मतलब है ऊपर वाले नामों के अलावा तुमने कोई नाम रखना है, चीज वो होनी चाहिए। अगर आप किसी को ये चीज अपनी इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहे हो तो इसका मतलब है आप क्या कर रहे हो, रॉयल्टी पे कर रहे हो। अच्छा, अब ऊपर से मिला के पढ़ें। अमाउंट पेड फॉर यूज ऑफ, आपने अपने लिए साइंटिफिक वर्क किया, लेकिन अगले को कहा अगर आपने इससे फायदा उठाना है तो मैं आपको देता हूं, मुझे साइंटिफिक वर्क का किराया दे देना, कोई मसला नहीं। तो आप क्या पे कर रहे हैं, हाईलाइट करेंगे माय डियर ये। अच्छा, अमाउंट पेड फॉर यूज ऑफ अ राइट टू यूज, ये तो उसने बार बार लिखा ना, यूज ऑफ अ राइट टू यूज, एनी कॉपीराइट ऑफ अ copyright of a literary work, copyright of a copyright of literary, copyright of artistic, copyright of, पता नहीं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, लेकिन मैंने कोशिश की अपनी तरफ से। कॉपीराइट ऑफ लिटरेरी वर्क, कॉपीराइट ऑफ आर्टिस्टिक वर्क, और कॉपीराइट ऑफ साइंटिफिक वर्क। कोई और चैनल किसी और चैनल को अपनी फिल्म्स चलाने दे, इसकी तो इजाजत नहीं होती, बल्कि लोग एतराज करते हैं यार वो हमारे चैनल की चीजें तुम अपने चैनल पर चला रहे हो, हमने इतनी मेहनत से प्रोड्यूस की थी। लेकिन अगर इजाजत दे दे तो फिर रॉयल्टी दें, आप रॉयल्टी दें। आप ESPN वालों से बात कर लें यार, जो मैच आप लोगों ने चलाना है वही हमने भी चलाना है, तो ठीक है ESPN वालों को उसकी रॉयल्टी दे दें, इंक्लूडिंग फिल्म्स और वीडियो टेप्स। फिर यूज कहाँ होंगी ये, ऑब्वियसली टेलीविजन्स, टेप रिकॉर्डर्स यानी रेडियो वगैरह, इन कनेक्शन विद रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, बट शेल नॉट इंक्लूड कंसिडरेशन फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा फिल्म्स। लेकिन सिनेमा फिल्म्स की सेल, डिस्ट्रीब्यूशन या एग्जीबिशन इसने यहां से निकाल दी है, बस रॉयल्टी की डेफिनेशन से निकाल दी है। वो उसकी कई रीजंस लोगों ने लिखी हुई हैं कि सिनेमा फिल्म्स तो एक पूरा कारोबार है, तो इसको ज़रा रॉयल्टी के डेफिनेशन से निकाल दो। बाकी कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हैं, कोई और फिल्म्स हैं हल्की फुल्की चलती फुलती हैं, उनका कर दो इधर, लेकिन सिनेमा फिल्म्स को ज़रा यहाँ से निकाल दो। अच्छा, निकाल के इनको डालना कहाँ है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, वरना वो बहस में ज़रूर करता, इनको निकाल के अब कहाँ लेके जाना है। फिलहाल आप बस निकाल दें रॉयल्टी की डेफिनेशन से, 3 चीज़ें निकालें जी, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा फिल्म्स। अच्छा चलिए अपने रिदम पे वापस आए। एनी अमाउंट पेड फॉर, मतलब बताएं कोई हाथ खड़े करके, एनी अमाउंट पेड फॉर रिसीट ऑफ साउंड्स। अब साउंड्स हैं, कोई चलानी है, वो किसी और चैनल चला रहा है, तो हम भी उससे इजाजत लेने रेडियो वाले से, यार हमें भी चलाने दो, ये वो कहे यार ये तो मैंने कैप्चर किए हैं, वो यार मुझे भी इजाजत दो चलाने की, कहते फिर रॉयल्टी दे दो। तो एनी अमाउंट पेड फॉर रिसीट ऑफ और राइट टू रिसीव एनी विजुअल इमेजेस। विजुअल इमेजेस आ रहे थे, कोई टीवी कैच कर रहा था, उसने उसके पैसे भी दिए थे, हमने कहा हमें भी कैच करने दो, उसने कहा चलो फिर चला लो तुम भी, मुझे रॉयल्टी दे देना। तो किसी के विजुअल इमेजेस हम कैच करने लग जाए, हो जाता है कई दफा, किसी के विजुअल इमेजेस हम कैच करने लग जाए, तो ठीक है चलाएं, कोई मसला नहीं, और बोथ दोनों चला दें। ये पकड़े कहाँ से हैं आप लोगों ने, पकड़े कहाँ से हैं आप लोगों ने, किसी बैग के अंदर से पकड़े हैं? नहीं, सैटेलाइट के जरिए से पकड़े हैं, केबल्स के जरिए से पकड़े हैं, ऑप्टिक फाइबर गुजरी थी, वहां से आपने ये चीजें पकड़ी हैं। तो चलाएं इनको अपने चैनल पे, लेकिन अगले को क्या दे दें, इसकी रॉयल्टी दे दें। और सिमिलर टेक्नोलॉजी इन कनेक्शन विद टेलीविजन, और फिर चलाएं टेलीविजन पे, रेडियो पे चलाएं, और इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग। तो लेट्स क्लोज द डिस्कशन फॉर टुडे
पॉइंट सी इज एनफ। तो 3 चीजें बता दें। यूज ऑफ, याद करें ना इधर, यूज ऑफ पेटेंट, इन्वेंशन, डिजाइन, फॉर्मूला, ट्रेडमार्क, यूज ऑफ लिटरेरी, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक वर्क, फिल्म्स एंड वीडियोज, एक्सेप्ट सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा फिल्म्स, रिसीट ऑफ विजुअल इमेजेस, रिसीट ऑफ साउंड्स और रिसीट ऑफ बोथ। अच्छा, रिसीव करके क्या करें? इसके लिए तो कहीं चलानी पड़ेगी। साउंड ऐसे तो नहीं रिसीव करके कहीं जेब में डालनी होती, साउंड तो पास, इमेजेस जेब में तो नहीं डाले जाते। फिर क्या करें? इनको ट्रांसमिट कर दें। ट्रांसमिटेड, वो सॉरी, आ कहां से रहे थे वो? नहीं, आ कहां से रहे थे वो? सैटेलाइट, केबल, ऑप्टिक फाइबर से आ रहे थे। लेकिन हमने कहां चलाने हैं यार? ये 2 लफ्ज़ हैं, इनको अलग अलग समझिएगा। ट्रांसमिट कहां से हो रहे थे? अलग लफ्ज़ है। और हमने ब्रॉडकास्ट कहां करने हैं? ये अलग लफ्ज़ है। इन दोनों को मिक्स नहीं करना। ट्रांसमिट कहां से हो रहे हैं? सैटेलाइट, केबल और ऑप्टिक फाइबर से। और हम ब्रॉडकास्ट कहां कर रहे हैं? टेलीविजन, रेडियो और इंटरनेट पे। लफ्ज़ याद करें, ट्रांसमिटेड, ब्रॉडकास्टिंग। चलें भाई, अल्हम्दुलिल्लाह 20-25 मिनट हमने बचाने थे, वो अल्लाह का शुक्र है बच गए हैं। चैप्टर 11 पे आ जाएं, वो 12-13 पे। यार रात को 10:30 बजे डेली को मुलाकात कर लिया करें। अब आप मुझे, आपके दिन भी चाहिए, दोपहरें भी चाहिए, शामें भी चाहिए, रातें भी चाहिए, दिन रात चाहिए अब आपके मुझे। 10 बजे के बाद डर लगता है। आठ 9 बजे तो भी एक्टिविटीज चल रही होती हैं घरों में। 8-9 बजे कैसे बंदा रखे? तो शोर होता है और सब कुछ। और अच्छा, डर तो नहीं लगता? डर लगने वाला किसी का मसला तो बस वो बता दें, तो उसका भी हम मसले का यही हल करेंगे कि डर निकालेंगे डिफरेंट तरीकों से। वो तरीके अल्हम्दुलिल्लाह, हम इसको डर लगता है वो बता दे बस, ठीक है? डर जिनको लगता है क्लास के बाद आए, इनका डर निकालते हैं इंशाल्लाह। अगर एक साहब पाकिस्तान में नौकरी करने आए हैं और बाहर के मुल्क में कोई इनकम कमा रहे हैं, पाकिस्तान की सैलरी उनको माफ नहीं करनी। पाकिस्तान में नौकरी करने आए हैं और बाहर के मुल्क में, पाकिस्तान में शादी करने नहीं आए, पाकिस्तान में नौकरी करने आए हैं। हो गई तो अल्लाह की तरफ से। हो सकते जॉन को कोई लारा मिल जाए इधर, तो लारा औरत का नाम भी होता है ना? होते भाई कह रहे हैं, होते, बात खत्म होगी। इसको हमारे ज्यादा पता है। तो जॉन जो है पाकिस्तान में क्या करने आए हैं? नौकरी करने आए हैं। क्या करने आए हैं? नौकरी करने आए हैं। और बाहर के मुल्क में कुछ कमा रहे हैं, तो ये बाहर की इनकम माफ है अगर 3 शराइत पूरी हो जाए। नंबर 1, क्या? पाकिस्तान में सैलरी कमाने आया और इसका स्टे 3 साल से ज्यादा हो। चुपेड़ कॉन्सेप्ट की मत मरवानी हो, दूसरी रो से मरवा लें, कम हो। और तीसरी बात, वो जो पैसा है पाकिस्तान, तो 3 शर्तें बता दें जल्दी से। पाकिस्तान में नौकरी करने आया और 3 साल से कम स्टे हो, और पाकिस्तान में पैसे नहीं लाने, तो इसकी फॉरेन इनकम्स क्या हो जाएंगी? पाकिस्तान सैलरी माफ नहीं होगी। पेज 303। यार इसमें बाहर की नेशनैलिटी कोई शर्त नहीं है, ये उसने वैसे ही डाला हुआ है कि जर्मन नेशनल है। बाजी मार्गरेट वॉज एम्प्लॉयड एज, कहीं शी आ जाएगा अभी मैं दिखा दूंगा। बाजी मार्गरेट, a German national, was employed as a technical manager of Pfizer Chemical Limited, a resident company। यहां से फील करें, एक जर्मन नेशनल पाकिस्तान में नौकरी करने आई है। a resident company लफ्ज लिखा हुआ है ना, रेजिडेंट कंपनी तो पाकिस्तान के लॉ में इनकॉर्पोरेट हुई होती है ना, तो अब वाजे तो नहीं लिखा करेगा कि शी इज अर्निंग सैलरी, आपको फौरन पता चल जाएगा, अच्छा अच्छा अच्छा, पाकिस्तान में नौकरी करने आई है।
तो पहली लाइन से फील करें, एक शर्त पूरी हो रही है कि पाकिस्तान में नौकरी करने आई है। हो रही है फील या कराऊं? हो रही है ना फील। मार्गरेट, अ जर्मन नेशनल, वाज एम्प्लॉयड एज टेक्निकल मैनेजर ऑफ फाइजा केमिकल लिमिटेड। पाकिस्तान में एम्प्लॉयड के लफ्ज को अंडरलाइन किया ना, मुझे यहां से पता चला है नौकरी करने आई हैं बाजी इधर। हो सकता है इनकी अम्मी की ये ख्वाहिश होती, जैसिका की ये ख्वाहिश होती कि मार्गरेट उधर जाए, तो उसके अब्बू सिम्पसन ने भी सपोर्ट की उसे। ऑन सिम्पसन तो बंदा होता है यार, ना तो मैनू पता ही है, हाथ होगी। ऑन यकम अक्टूबर 2010, 2 साल के लिए आई हैं बाजी। हमने तो 3 साल के लिए करना था, तो छोड़ें फिर इसको। 3 साल से कम के लिए बस अच्छा, 3 साल के अंदर अंदर जितना बेनिफिट कमाएगी वो क्या होगा? माफ होगा बाहर के मुल्क वाली इनकम। तो ये कितने अरसे के लिए आई है? 2 साल के लिए नौकरी करने आई है। बाद में इसका रिश्ता होना है तो इसने बाहर चले जाना। अब अंदर की बातें तो मुझे पता है ना। अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में शी वाज अलाउड टू डिलीवर लेक्चर्स एट वेरियस प्रोफेशनल। उसको इजाजत दे दी गई थी कि तुमने कहीं कोई लेक्चर देने जाना ना, झाड़ने जिसे कहते हैं, तुमने अपना नॉलेज झाड़ने जाना है तो बाजी चले जाया करना, तुम्हें इजाजत है। 2012 में बहुत ज्यादा हो गई है, बस कर। 2012 में तो पाकिस्तान ही है ना। यकम अक्टूबर 10 से यकम अक्टूबर 11, यकम अक्टूबर 12, यकम अक्टूबर 12 तक ये पाकिस्तान में ही है, पिंडी के अंदर सदर बाजार में इसकी रिहाइश है। और यकम अक्टूबर 2010 तो यकम अक्टूबर 11, यकम अक्टूबर 12, तो 2012 में तो इधर ही है। 12 में शी कंडक्टेड 3 वर्कशॉप्स। उसने 3 काम वाली दुकानें खोली। अच्छा, वर्कशॉप्स की, ओके वर्कशॉप्स। द डिटेल्स ऑफ विच आर एज फॉलोज। एक तो इसने लाहौर के अंदर इचरा बाजार में की। फीस $15,000 इसको मिली है, पाक रुपीज में। डेट वाज रिसीव्ड फ्रॉम अ लोकल इवेंट मैनेजर। शेख रशीद साहब ने यहां करवाया था इसका इवेंट के। द फीस, लोकल इवेंट मैनेजर की मिसाल दी है मैंने। द फीस वाज क्रेडिटेड टू हर बैंक अकाउंट इन कराची। तो लाहौर के अंदर इसने एक वर्कशॉप की है और कराची में इसको इसके पैसे मिल गए हैं। माय डियर, ये है ही पाकिस्तान सोर्स इनकम। मैंने आपको चीख चीख के बताया था फॉरेन इनकम्स इसकी माफ करनी है, फॉरेन इनकम्स माफ करनी है। माय डियर प्लीज अंडरलाइन करें, लाहौर ये तो है ही पाकिस्तान इनकम। इस पे तो ये सेक्शन लगना ही नहीं, ये तो पाकिस्तान सोर्स इनकम है। इस पे तो ये सेक्शन जो हमने, पता नहीं सेक्शन का नंबर ही मुझे भूल जाता है, 50 था मेरे ख्याल से। नहीं, यस सर, हाय 50। जी जी जी, सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल, बाजा फरमाया आपने। Workshop session in Munich. Now the Munich is not a sub locality of Ichra, it is outside Pakistan, guy. जी, जर्मनी का शहर है, वहां के रिश्तेदार रहते हैं, मुझे नहीं इतना पता, मुझे आगे पढ़ के पता चलेगा। Workshop session in Munich, tune. A fee of $25,000 was received in Germany in her Munich बैंक अकाउंट। That is a foreign source income। अब इस पे 3 शराइत लगाते हैं। पाकिस्तान में क्या करने आई है? नौकरी करने आई है। ये मेरा दिल अंदर से कह रहा है कि तीनों शराइत पूरी हो गई हैं। पाकिस्तान में क्या करने आई है? स्टे 3 साल से कम में, और पैसे पाकिस्तान नहीं आए। तो जब 3 शर्तें पूरी हो जाएं तो ये फॉरेन इनकम मुझे क्या कर देनी चाहिए? माफ कर देनी। 3 शर्तें किसी तरह खूबसूरत सा हाइलाइटर साथ वाले से बोरो करके अगर आप हाईलाइट कर लेना, कमाल हो जाए। ये 3 शर्तें पूरी हो गई हैं। पाकिस्तान में क्या करने आई है? ये नहीं छोकरी ना भाई, मैं हमको इधर शेर पढ़ रहे हैं। ये बाजी पाकिस्तान में क्या करने आई है? नौकरी करने आई है। दूसरी बात, स्टे अभी 3 साल से कम, ज्यादा पंजाबी भी ना बोला करो। और तीसरी शर्त, पैसे पाकिस्तान में ना मंगवाए, बाहर ही रखे। नेक्स्ट, दुबई में गई थी, संडे की फ्लाइट थी सुबह की, शाम को मगरिब की नमाज इसने इधर पढ़ी। मुसलमान हो चुकी है, ये मुझे पता है भाईजान। वो मैं अंदर की बातें नहीं, आपको सारी बातें क्या बताऊं। अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो पाकिस्तानियों ने ऐसा उसको वेलकम किया, वो मुसलमान हो गई है।
तो वर्कशॉप सेशन इन दुबई, तो दुबई वालों ने भी फिर इसी खुशी में बुलाया, तो मारिया नाम इन्होंने रखा था नया अपना। तो वर्कशॉप सेशन इन दुबई, अ फी ऑफ $20 20,000 वर रेमिटेड टू हर बैंक अकाउंट इन, आए मुंह ऐसे कर लें, बाजी अगर तूने हमारे से मशवरा लिया होता तो हम तुझे बताते कि पैसे पाकिस्तान ही रखें। आप जैसे टैक्स कंसल्टेंट नहीं होगा उसने नहीं बताया होगा, इसलिए तो कहते हैं टैक्स कंसल्टेंट को फीस दे देनी चाहिए, खुद नहीं अकल लगानी चाहिए। दो शर्तें तो पूरी हो रही हैं, अब तीसरी शर्त क्या हो रही है, वायलेट हो रही है, इसलिए वायलेट हो रही है, इसलिए मैं इसे रेड से हाईलाइट कर रहा हूं। ये खतरनाक बात कर दी है बाजी ने, खतरे का निशान है, बैंक अकाउंट इन कराची। अब कंडीशन 1 पूरी हो रही है, कंडीशन 2 पूरी हो रही है, कंडीशन 3 वॉय, दैट्स वाई दुबई वाली पे इसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अब माय डियर इसके लिखने का तरीका ये होता है कि लिख के ना आया करें, अच्छा सॉरी, इसके लिखने का तरीका ये होता है कि पहले ना लॉ की प्रोविजन लिखी जाती है, जादुई छड़ी खोल के, the foreign income of an individual will be exempt from tax if she is resident solely because of his employment and she is present in Pakistan for a period or period not exceeding 3 years. However, it will be taxable if the foreign income is brought into or received in Pakistan. उसके बाद नीचे जब आपने आना है ना तो आपने एक लफ्ज़ डालना है, इन द लाइट ऑफ अबव प्रोविजन। जो काम उठना है ना, इन द लाइट ऑफ अबव प्रोविजन, इन द लाइट ऑफ अगे बोल जाने लिखना, इन द लाइट ऑफ, चलो अभी अगला सवाल शुरू कर, इन द लाइट ऑफ अबव प्रोविजन, ज्यादा भी नहीं मारना कि माई डिस्कशन नाउ इज एज फॉलोज, इन द लाइट ऑफ अबव प्रोविजन the income earned by her in Lahore will be chargeable to tax as it is not a foreign source income, it is a Pakistan source income. However, the $25,000 which is a foreign source income earned from Munich will be exempt from tax because she is solely here for employment and her stay is only for a period of 2 years and the amount is not received in Pakistan, rather received in Germany. Therefore, $25,000 is exempt from tax. और आगे मेरे ख्याल से अब ज़्यादा तफसील देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर दोनों पॉइंट्स में आपने काफ़ी डिस्कशन कर लिया। तीसरे में आप ये कहते हैं कि however in case of Dubai, दो other two conditions are met, अदर टू को फिर पता चल जाएगा, ऊपर आपने बहुत ज्यादा लंबी स्टोरी छिक दी है ना। हाउएवर अदर टू कंडीशंस आर मेट, बट नहीं थर्ड कंडीशन वायलेट नहीं, बट शी हैज रिसीव्ड, ज्यादा भी नहीं, बट बिकॉज शी हैज ब्रॉट इनटू और रिसीव्ड द मनी इन कराची एंड कराची इज नाउ डेज इन पाकिस्तान, इस तरह भी नहीं लिखना। देयरफॉर हर फॉरेन सोर्स इन हिज, पूरी रात और अंधेरे सवेरे उठ के भी बाजी है, देयरफॉर हर फॉरेन सोर्स इनकम शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अमाउंटिंग टू $20,000, कन्वर्टेड इन पाक रुपीज तो करेंगे, सारी बात है। तो फॉरेन इनकम माफ होती है अगर कितनी शराइत पूरी हो जाए, 3। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन इनकम। कहते हैं मैं दे ही नीचे फॉरेन इनकम रहा हूं। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन इनकम फॉर टैक्स ईयर 2017 अंडर, अगले सफे तक क्यों टुर गए हैं, मैं इतनी मैंने पलटा सफा। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन इनकम फॉर टैक्स ईयर 2017 अंडर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशंस। पॉइंट 2, 15 जनवरी 16 को नहीं सॉरी, पॉइंट 1 पढ़ें। जोसेफ अ साउथ अफ्रीकन क्रिकेट कोच, Joseph, a South African cricket coach, is working in Pakistan as an employment. पाकिस्तान में नौकरी कर रहा है जोसेफ सिंस 20 जुलाई 2014।
ये है 20 जुलाई 14, जिसको यकीन नहीं आ रहा 7 वाले से समझ लीजिएगा, ये 20 जुलाई 14 है, क्योंकि 1 जुलाई 14 को टैक्स ईयर 15 शुरू हो जाता है। बड़ा टेक्निकल एग्जामिनर है, 3 साल अभी पूरे नहीं हुए यार। ये सही है, ये तरीका सही है। पीछे तो उसने 2 साल लिख दिया था, मुझे पता चल जाना था, इधर तो मुझे पता भी नहीं चलना था मेरे साथ हुई क्या है। ये अच्छा एग्जामिनर था, इसने ज़्यादा अच्छी टेस्टिंग की। 17 में हम खड़े हैं और 20 जुलाई 14 को वो आया है, तो इसका मतलब है पास साबित हुआ, अभी तक इसका स्टे 3 साल से कम है। तो पहली शर्त भी पूरी हो गई, नौकरी करने आया है। दूसरी शर्त भी पूरी हो गई, 20 जुलाई 14 को 17 के साल के साथ मिला के पढ़ने की वजह से इसका स्टे अभी 20 जुलाई 14 का मतलब बनता है 2 साल 11 महीने और 10 दिन। बस पहले 20 दिन पाकिस्तान नहीं है ना, तो 2 साल 11 महीने और 10 दिन इज लेस देन 3 ईयर्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी शर्त भी पूरी। अगर ये 2018 में जाके खड़ा होता तो फिर मसला था, फिर तो काफ़ी अच्छा ज़्यादा स्टे हो गया था। 3 साल से कम है ना, अब वो बताया करेगा 3 साल से कम में, या हमें भी अकल लगानी पड़ सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। ड्यूरिंग 2017 उसने बाहर के मुल्क में इनकम कमाई है। अल्लाह का शुक्र है, हमने बाहर वाली माफ़ी करनी है, हमने बाहर वाली माफ़ करनी है। ड्यूरिंग 2017 उसने बाहर के मुल्क में इनकम कमाई है। पाकिस्तान के कोच वाली इनकम नहीं बता रहा, वो टैक्सेबल है। मैंने कहा पाकिस्तान वाली एम्प्लॉयमेंट वाली इनकम पीछे भी नहीं बताई थी। नोट करें, इस मिसाल में भी उसने फायजा की ये वाली सैलरी नहीं बताई, ये बता सकता है लेकिन सॉरी फायजा मार्गरेट की फायजा केमिकल वाली सैलरी नहीं बताई उसने, क्योंकि वो तो टैक्सेबल ही टैक्सेबल है। फड्डा किन इनकम्स क्या है, फॉरेन सोर्स इनकम्स का, वो माफ होनी है। तो अब इसकी वो एम्प्लॉयमेंट जो कोच वाली है उसकी सैलरी दे रहे या कुछ और बता रहे, एक्सेलेंट, कुछ और बाहर की डिटेल। कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर ही अर्न्ड फॉरेन इनकम फ्रॉम हिज बिजनेस एस्टैब्लिश्ड इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में इसका बिजनेस है। एंड ब्रॉट 75% पैसा उधर ही रखे और 25% पाकिस्तान में ले आया है। तो जो 75% वहां पे रखा है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 70% केप्ट देयर। अब मैं जरा 3 लाइनें हाईलाइट कर रहा हूं। 20 जुलाई 14 से 17 को हाईलाइट करके देखें, 3 साल से कम स्टे हो गया। पाकिस्तान में क्या करने आया हुआ है, नौकरी। और तीसरी बात 70% इज केप्ट देयर। अगर ये तीनों बातों को मिला के पढ़ूं तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, 75% विल बी, however remaining 25% will be chargeable to tax. अब FAR 2 वाले भाई आ रहे हैं, चलें बैठने दें। अच्छा वेलकम यार। अब आपने लिख के वही आना है, पहले आपने लॉ की प्रोविजन लिख के आनी है, बेहतर है। द फॉरेन इनकम ऑफ विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इफ he is resident solely because of employment is present in Pakistan, any foreign source income deductible. Therefore, in the light of above provision, he is here for employment. And आप तो माशाल्लाह लिखने पे हैं तो आप 150 रुपये ऐसे लिख देते हैं, लेकिन खुदा के लिए इतना भी छिकाना करें कि 2-2 सफ़ों पे इसका सोल्यूशन जा रहा हो। तो बस मोटा मोटा टच करके चीज़ों को। एंड देयरफॉर एंड एज ही स्टेज फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 3 years because he came Pakistan on 20 जुलाई 2014 and today is 30 June 17. He stays for a period of less than 3 years and further 75% of amount will be exempt from tax as it is not received in Pakistan. However, regarding remaining 25%, you can check the solution of my dost sitting on my right side. So I hope he has made it taxable because of being brought in Pakistan. तो उसके लिए मेरे दोस्त का सोल्यूशन देख लो, मैंने तो आपको अपना सोल्यूशन बता दिया। तो बहरहाल आप लोगों ने 75% वाला भी बता के आना है और 25% वाला भी बता के आना है, और सेकंड रो में हाइब्रिड में अदर एक्टिविटीज़ में भी इंगेज होना है किताब को देखने के अलावा। अच्छा तस्वीर खींची जा रही है, सॉरी आई मिस अंडरस्टूड बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग प्रेजेंट फिजिकली देयर। पॉइंट नंबर 2। अच्छा माय डियर, ये सेकंड लास्ट रो में बातें हो रही हैं, मेरे से बातें करें ना, पूछें क्या सवाल है, चलें फिर इधर सीए करने दें मुझे। अच्छा अब मुझे ये बताएं, एक और प्रोविजन हमने पढ़ी थी, वो ये पढ़ी थी कि कोई हमारा बंदा है वो बाहर चला गया हुआ है,
तो 4-5 साल 6 साल से बाहर है, 7 साल से बाहर है। अब उसे एकदम जज्बा जागा वालिदैन की खिदमत का, जो 5 साल से मर चुका हुआ था, तो एकदम जज्बा जागा। उसने कहा पैसे भेजना तो असल नहीं है, तो जाके खिदमत करना असल है। तो उसे किसी ने सही मत पढ़ाई हुई थी कि पैसे भेजो वालिदैन को, बाकी खैर है, मिलो ना मिलो कोई टेंशन नहीं। तो वो उसे एकदम अकल आई, उसने कहा यार असल तो टाइम देना है उनको, पैसे तो कोई भी दे दे, तो टाइम देना असल है। अब उसको ये मत जागी तो वो पाकिस्तान आ गया। अब इसको हमने 2 साल प्रोटोकॉल दिया था, जिस साल आया था, नहीं गलत है, अगर वो 29 जून को आया हो तो वो तो 2 दिन पाकिस्तान में रहा है, वो तो नॉन रेजिडेंट है। जिस साल रेजिडेंट बना, बोंगे ने बोंगी मारी, जिस साल रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगला 1 साल पाकिस्तान वाली इनकम नहीं माफ करनी माय डियर, उसको फॉरेन इनकम माफ करनी है जो उसने बाहर के मुल्क में कमाई है। ऑन 15 जनवरी 16 ऑन 15 जनवरी 16 15 जनवरी 16 ओ ये तो पिछले साल की बात है माय डियर। 15 जनवरी 16 यहां तो नहीं आ रहा माय डियर, हमारे टैक्स ईयर में तो नहीं ये पाकिस्तान आ रहा। ये कब आ रहा है? 15, यहां ये यकम जनवरी 16 होगा। और नहीं समझ आ रही, ये 30 जून 16 है ना, तो ये 15 जनवरी 16। ऑन 15 जनवरी 16, अच्छा इस साल भी नॉन रेजिडेंट है माय डियर। यार 15 जनवरी 5.5 महीने बनते हैं, 5.5 महीने में कैसे 183 डेज हो सकते हैं? जितना मर्जी जोर लगा लें 183 नहीं होने। अगर मान रहे हैं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, अगर मनवाना है तो फिर मैं मनवा लेता हूं। जनवरी का आधा महीना और आगे 5 महीने, तो 5.5 महीने इज लेस देन 183 डेज, दैट्स व्हाई ही इज। लेकिन ये बेनिफिट पता है कब से मिलना शुरू होने? जब रेजिडेंट बने। जब पाकिस्तान आए उस साल नहीं, मैंने कहा था जब ये क्या बने, रेजिडेंट। तो रेजिडेंट कब बने? आ गया मैं ना 15 जनवरी से, मैं नोट करने दूंगा। ऑन 15 जनवरी 2016 फरहान रिटर्न टू पाकिस्तान फ्रॉम लंदन आफ्टर 10 ईयर। तो ऑब्वियसली फिर 4 साल से नॉन रेजिडेंट है, 10 साल बाद उसने पाकिस्तान का मुंह देखा है, तो 4 साल से क्या है, नॉन रेजिडेंट है। एंड हैज बीन लिविंग इन पाकिस्तान सिंस देन, अल्हम्दुलिल्लाह तब से पाकिस्तानी है। एज्यूम करेंगे पाकिस्तान का सिटीजन है, ये भी एक कंडीशन कल बताई थी। यही था ना कि सिटीजन और पिछले 4 साल से नॉन रेजिडेंट हो, बोले ना, सिटीजन हो और पिछले 4 साल से, तो जो उसको बेनिफिट मिलने हैं, मैंने कहा था वो मैंने येलो में हाईलाइट कर दिया आपको। बेनिफिट पढ़ने क्या मिलने हैं? और मेरे 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 बड़ी सिटीजन और 4 साल से बाहर के मुल्क नॉन रेजिडेंट हो तो इसको क्या बेनिफिट मिलने हैं? जिस साल रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगला 1 साल क्या इनकम माफ होनी है? फॉरेन इनकम माफ होनी है। तो ऑन 15 जनवरी 16 सॉरी ड्यूरिंग 2017 में ही रिसीव्ड ग्रेट ब्रिटेन पाउंड 5000, उसको कितने मिले? 5000 एज अ रिटर्न फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इन लंदन। जो भी मिले उसको, बहरहाल लंदन से उसको पैसे मिले। ये कौन सी इनकम बनेगी? फॉरेन इनकम। क्या करें इसको? 17 में भी एग्जाम्प्ट करेंगे और 18 में भी, लेकिन 18 का डेटा तो हमें दिया नहीं, तो 2 साल इसको बेनिफिट मिलना है। 2017 में भी इसकी फॉरेन इनकम माफ होनी है और 18 में भी इसकी फॉरेन इनकम, लेकिन हम 17 में इसकी फॉरेन इनकम को फिलहाल क्या कर दें, माफ कर दें। यूज का चक्कर नहीं, अगले साल अलग जो मिलेंगे, ये इस 5000 पे अगले साल तो नहीं टैक्स देना, अगले साल तो दोबारा अगर रिटर्न मिला तो उसकी मैं बात कर रहा हूं। अच्छा माय डियर, कल इंशाल्लाह आपको मैंने बताया था कल संडे है, हमारी क्लास होगी एंड डेट विल बी फ्रॉम 12:30 to 3 PM और 12:30 to 2:30। तो ऑनलाइन भी अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह, अपलोड हो जाएगी, लाइव तो नहीं होगी जूम पे, ऑनलाइन अपलोड भी हो जाएगी। सो कॉस्ट वालों से क्लैश आएगा, वो फिर सर उमैर देखते हैं क्या करना है, 2-3 बच्चों का, उन्होंने भी शायद उसी टाइम क्लास रखनी है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।